तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस अ फिस्ट किंग के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर एक फाइट का सीन दिखाया जा रहा है, जहां पर हमारे फिस्ट किंग के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं। फिलहाल के लिए फिस्ट किंग को ये पता नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। और फिस्ट किंग को फिस्ट किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वन पंच मैन की तरह बहुत सा पावरफुल होता है और एक एक पंच के साथ अपने दुश्मन को निपटा देता है। यहाँ पर फिस्ट किंग का इंट्रो दिया जा रहा था कि फिस्ट किंग का जो टाइटल था यहाँ पर म्यूरम के लोगों ने उसे दिया था क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और सिर्फ अपनी फिस्ट को यूज करता था। इसी वजह से फिस्ट किंग का टाइटल मिल गया। तो उसका असली नाम डैन वूचोंग था, लेकिन उसके असली नाम से उसे बहुत ही कम लोग बुलाते थे। असल में सभी लोग उसे यहाँ पर फिस्ट किंग के नाम से पुकारते थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पर अब जिसके साथ उसका सामना होता है वो एक अननोन दुश्मन होता है और उसे इस दुश्मन के बारे में पता नहीं होता कि कौन लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कमीने लोग कौन है जो कि यहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिना बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। और साथ ही देखता है कि वहाँ पर आखिरी 2 लोग बचते हैं, बाकी सभी को उसने मार दिया होता है। वहाँ पर क्लिफ के ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं और दोनों वहाँ पर एल्डर्स या फिर मास्टर्स लग रहे होते हैं। तो हमारा वुडैंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इन दोनों को खत्म करने से ये किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दोनों ऊपर खड़े वहाँ पर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिस्ट किंग ने उनके एक सबऑर्डिनेट को नीचे पीटा था, उसी को किक मारकर ऊपर की तरफ फेंकदार कहता है कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट को तुम्हें वापस करता हूँ, इसे लो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर ऊपर जो मास्टर खड़ा होता है वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता है, जबकि वो लड़का चलाकर उसे कह रहा होता है मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे बचा ले। लेकिन वो मास्टर जो होता है वहाँ पर उसे बचाने के बजाय अपनी तलवार निकालकर उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। तो फिस्ट किंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कमीने लोग कौन है जो कि अपने लोगों की परवाह भी नहीं कर रहे और उसने यहाँ पर अपने बंदे को मार डाला। फिस्ट किंग कहता है कि इस तरह की गंदी फाइट तो सिर्फ एक ही क्लैन के लोग कर सकते हैं। और साथ ही वो देखता है कि उसकी तलवार के साथ वहाँ पर एक टोकन होता है जिसके ऊपर ब्लड लिखा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये ब्लड डिमोनिक कल्ट के लोग हैं, यानी कि ये डीमन कल्ट के लोग हैं। इतने जालिम सिर्फ वही लोग हो सकते हैं। तो फिस्ट किंग उसे कहता है कि अब तुम दोनों अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे जैसे डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जो लोग यहाँ पर इस तरह के क्रुएलिटी करते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसे कहता है कि फिस्ट किंग मैं इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, लेकिन कितनी देर तक तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो। मुझे डिमोनिक स्वॉर्ड कहते हैं। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर आता है और साथ ही वो अपनी तलवार निकालने लगता है। लेकिन जब वो अपनी तलवार निकाल रहा था फिस्ट किंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें यहाँ पर अटैक करना है तो करो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि फिस्ट किंग मरने से पहले भी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंट हो। आज हम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मार कर ही जाने वाले हैं। देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी तलवार के अटैक्स के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। और इसी के साथ ही डिमोनिक स्वॉर्ड अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है और उसके स्लैशेस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि फिस्ट किंग के लेवल का एक मास्टर होता है। और वहाँ फिस्ट किंग जो होता है उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए अपनी ठंडर फिस्ट के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है और वहाँ पर करीब जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही तेज है। तुम्हारा फिस्ट किंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर 10 स्ट्राइक्स लगाऊंगा, 10 स्ट्राइक्स में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और पहली स्ट्राइक मैंने यहाँ पर लगा दी है। और इसी के साथ ही वहाँ पर दूसरा पंच बनाता है और उसे कहता है ये मेरी दूसरी स्ट्राइक है। फिर साथ ही 3, 4, 5 और 6 स्ट्राइक्स लगाता है। तो इसी के साथ ही फिस्ट किंग वहाँ पर 7वीं और 8वीं और फिर 9वीं स्ट्राइक लगाता है और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ स्ट्राइक लगा रहा हूँ। अभी तक तो यहाँ पर इसका किस्सा निमट जाना चाहिए था, यानी कि इसे मर जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो है जो मेरे बाजू को कंट्रोल कर रहा है, मेरे अटैक्स को जानबूझकर स्लिप कर रहा है ताकि मैं इसके वाइटल पॉइंट्स को हिट न कर सकूं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वो पीछे दूसरे क्लिफ की तरफ देखता है जहां पर उसका साथी जो होता है वो खड़ा होता है और वो एक स्पेशल ट्रिक को यूज कर रहा था जिससे उसने एनर्जी के साथ एक धागा बनाया होता है और उस धागे के साथ उसके बाजुओं को उसने पकड़ रखा होता है। यानी जब भी हमारा फिस्ट किंग वहां पर पंच मारने की कोशिश करता था वो उसके पंच को वहां पर थोड़ा सा उसकी जो पोजीशन है उसे थोड़ा सा हटा देता था, जिसकी वजह से वाइटल पॉइंट्स हिट नहीं हो रहे थे। तो फिस्ट किंग कहता है कमीने कहीं के तो वाकई में यहाँ पर बहुत ही गंदी फाइट कर रहे हैं। और जब वो उसकी तरफ देख रहा होता है इतनी देर में वहां पर डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और वहीं पर से उसकी तलवार जो होती है जैसे फिस्ट किंग की बॉडी के आर पार होती है उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो डिमोनिक स्वॉर्ड उसे कहता है कि फिस्ट किंग मुझे लगता है कि तुम्हारी एरा खत्म हो चुकी है, तुमने यहाँ पर इस म्यूरियम में काफी ज्यादा राज कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। लेकिन फिस्ट किंग जो होता है वहाँ पर अपने पंच के अंदर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कभी यहाँ पर मेरा 10वां पंच बाकी था और वहीं पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इस पंच के साथ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है वहाँ पर उसके पंच के साथ जबरदस्त तरीके से हिट होता है, वहाँ पर उसके पंच के नीचे से हिट होने के बाद लेकिन वो अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ अपने आप को बचा लेता है। उसके गाल के ऊपर बस एक छोटा सा काटी लगता है और इसी के साथ फिस्ट किंग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कमीना कहीं का, बड़ी मुश्किल के साथ में जहाँ पर इसके आखिरी अटैक को अवॉइड कर पाया। जरा देखो तो इसके आखिरी अटैक का इंपैक्ट कितना ज्यादा बड़ा था, अगर मैं इसके साथ पूरी तरह से हिट होता तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। तो दूसरा नीचे उतरता है और उसे कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो डिमोनिक स्वॉर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद की होती तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। फिर साथ ही डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है वहाँ पर फिस्ट किंग को चेक कर रहा था कि क्या ये वाकई में मर गया या फिर अभी तक जिंदा है। तो उसे कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर मर गए, तुम तो बहुत ज्यादा आसान टारगेट थे। लेकिन फिस्ट किंग इसी के साथ ही वहीं पर से अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है और उसे कहता है कि जाते जाते मैं कम से कम यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी पंच तो मार कर जाऊं। लेकिन उस पंच के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो डिमोनिक स्वॉर्ड को जान से मार सके और डिमोनिक स्वॉर्ड का साथी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि लो जाते जाते उसने तुम्हें एक और पंच मार दिया, तुम्हारे लिए इंसल्ट की बात है। जबकि फिस्ट किंग वहाँ पर सोच रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी आंखें बंद हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। क्या वाकई में फिस्ट किंग का एरा यहाँ पर खत्म होने वाला है? क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो इसी के साथ ही फिस्ट किंग जो होता है वहाँ पर एक विश मांगता और कहता है काश मुझे यहाँ पर एक मौका मिलता है इसे एक और पंच मारने का। और इस बार मैं जब यहाँ पर इसे पंच मारता तो वन पंच मैन की तरह मैं यहाँ पर इसे एक ही पंच के साथ मार डालता। लेकिन मैं यहाँ पर अब मरने वाला, अब क्या किया जा सकता है? मुझे यहाँ पर एक और
मौका नहीं मिल सकता। और इसी के साथ ही कहा जाता है कि डैन वूसुंग जो था उस वक्त डिमोनिक स्वॉर्ड के हाथ से मारा गया। तो डिमोनिक कार्ड के लोगों ने फाइनली यहाँ पर फिश किंग को मार डाला और काफी साल गुजरने के बाद यहाँ पर हम एक मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जबरदस्त बिजली चमकती है। और इस बिजली चमकने के साथ ही वहाँ पर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। तो हम एक लड़की जो होती है, जो नौकरानी होती है, भागती हुई अंदर जाती है और जाकर कहती है कि यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तो इसी के साथ ही हमारा डैन वूसुंग जो होता है उस लड़के की बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। हालांकि उससे काफी साल बाद वो वहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ है। तो उठने के बाद वो कहता है कि ये क्या, बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ, जो बिस्तर किसका है और जो लड़की कौन है जो मेरे सामने खड़ी है और मेरी बॉडी के ऊपर चोट थी, यानी कि मेरी बॉडी के आर बार तलवार हुई थी, फिर मैं ठीक कैसे हो गया? फिर इसी के साथ ही वो नर्स लड़की जो होती है उसे कहती है कि यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? आपको क्या हो गया है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो फर्स्ट यंग मास्टर का नाम सुनने के बाद वो कहता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर बार बार फर्स्ट यंग मास्टर क्यों कह रही है? तो नौकरानी उसे कहती है कि फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी चाहिए? तो वो उसे कहता है कि हाँ दे दो, मुझे पानी चाहिए। और इसी के साथ ही उसके लिए पानी लाने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो पानी पी रहा था, साइड के ऊपर पड़े हुए साइड मिरर के अंदर वो अपना चेहरा देखता है। जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है वहीं पर पानी की उल्टी कर देता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये क्या, ये तो मेरी शक्ल ही नहीं है, ये कौन है, मैं किसकी बॉडी के अंदर आ गया हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि नौकरानी जो होती है वो कहती है कि ये क्या, इनको क्या हो गया है, लगता है इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। और हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर अपने मुंह के ऊपर से मास्क को खींचने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा लगता है शायद डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने उसे जख्मी को उठाकर लेकर आया और उसके चेहरे के ऊपर कोई मास्क लगा दिया है। तो थोड़ी देर देखने के बाद वो कहता है नहीं, ये तो कोई मास्क नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये मेरी रियल स्किन है। तो फिर ये क्या हो सकता है, क्या मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया हूँ? जबकि उसकी नौकरानी वहाँ से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और कहती है मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तो नौकरानी के चले जाने के बाद हमारा वुडेंग वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डिमोनिक फैक्शन के लोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर डिमोनिक फैक्शन के लोगों के पास इस तरह की कोई टेक्निक्स होती तो उन्होंने कब का म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर लिया होता। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। और जो बंदा कौन है जिसकी बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ, ये लड़का जिसका चेहरा मेरे पास है, ये लड़का कौन हो सकता है और ऊपर से इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? लगता है कि मुझे इस रूम के अंदर चेक करना होगा, शायद मुझे यहाँ पर से कुछ मिल जाए। और इसी के साथ उठकर खड़ा होता है। जैसे उठकर खड़ा होता है वो दीवार को पकड़ पकड़ कर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा होता। तो हमारा हीरो वूसुंग कहता है कि ये क्या, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ जैसे कि एक नन्हा बेबी अभी भी यहाँ पर पैदा हुआ हो। इस कमजोर बॉडी के साथ तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा, इसका मतलब यह है कि ये बॉडी तो पूरी तरह से कचरा है। फिर साथ ही वो चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर उसके सामने एक बुक पड़ी होती है, तो एक मैनुअल होता है जो कि यूना मर्चेंट ग्रुप का मैनुअल होता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है। तुम्हारा वूसुंग जो होता है वहाँ पर से डिटेल्स को निकालेगा और अपने बारे में जानने की कोशिश करेगा। फिर साथ ही यहाँ पर फैमिली के मसले के हल करते करते साथ ही अपने डिमोनिक फैक्शन के लोगों से बदला लेने की कोशिश करेगा। और यही इसकी सारी स्टोरी होने वाली है। और कैसे वो डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ढूंढेगा और उनसे बदला लेकर दोबारा कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये हम लोग इस सब सीरीज में देखेंगे। तो सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वो जैसे वहां पर जाकर टेबल के सामने बैठता है तो उसके सामने एक मैनुअल पड़ा होता है। तो उस मैनुअल के ऊपर लिखा होता है यूना मर्चेंट ग्रुप। तो वो एक मैनुअल होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होंगी। तो फिश किंग कहता है कि मुझे यहाँ पर सारी डिटेल्स के बारे में पहले से पता है, क्योंकि मेरे वक्त में भी यहाँ पर एक इस तरह का मर्चेंट गिल्ड हुआ करता था जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था और उनके पास काफी सारा पैसा भी था, यानी कि वो यहाँ पर इस जुहा माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा फेमस थे। तो फिश किंग कहता है कि हालांकि मेरी लाइफ में यहाँ पर मेरा मर्चेंट ग्रुप के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर इन लोगों के बारे में सुन रखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रुप वाकई में काफी ज्यादा फेमस हो सकता है। और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट जंग मास्टर के बारे में कि यहाँ का इनका जो फर्स्ट जंग मास्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम ली जिन युआ होता है। तो इसी के साथ ही वो उसका नाम पढ़ने के बाद कहता है कि मुझे पता चला कि इस लड़के का नाम क्या है। इस लड़के का नाम यानी कि मर्चेंट गिल्ड का जो मास्टर है उसका बेटा है, उसका सबसे एल्डेस्ट बेटा, उसके 3 बेटे हैं और इसका नाम ली जिन योन है। तो वहाँ पर उसकी टेबल के ऊपर बहुत सारे लेटर्स पड़े होते हैं जो कि ली जिन योन के लिए होते हैं। तो वो जिन योन के लेटर्स को पढ़ता है तो वहाँ पर उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कुछ लड़कियों के होते हैं जो कि लड़कियों से अपने पास बुला रही होती है, क्योंकि ये एक 30 किस्म का लड़का था। और साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अयाश किस्म का भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप चलो आओ यहाँ पर फिर से गेम खेलते हैं, चलो आओ बैट लगाते हैं, इस तरह के कुछ लेटर्स होते हैं। तो ये देखकर वो कहता है कि ये लड़का तो पूरी तरह से बेकार है। इसका मतलब यह है कि इस बेकार लड़के ने अपनी जिंदगी में कोई मार्शल आर्ट सीखी नहीं और मैं यहाँ पर एक लूजर की बॉडी के अंदर आ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी सॉसरी मास्क नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर वाकई में रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आया हूँ। जब किसी के साथ ही वहाँ पर बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर जो होता है वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है फर्स्ट जंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? और बड़ी तेजी के साथ अंदर भागता हुआ आता है, वहाँ पर भागते भागते सीधा उसके पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, साथ ही वहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि फर्स्ट जंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, जैसे वहाँ पर मेड ने आकर मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है और साथ ही आप अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो उसी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। तो फिश किंग जो होता है उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है कि अब ये बेवकूफ बंदा कौन है और ऊपर से यहाँ पर मेरा हाथ पकड़कर सीक्रेटली मेरी पल्स को क्यों चेक कर रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे जल्दी से बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर चेक करने दें आपके साथ हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या हो गया है। तो फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ पर ज्यादा परेशान मत हो। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है चले मुझे इस बात की खुशी है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और साथ ही उसे कहता है कि मैंने आपकी डेली रूटीन का खाना तैयार करवा दिया है, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास किस्म का सूप तैयार करवाया साथ ही चिकन के साथ, ताकि आपको यहाँ पर इससे काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है इस चिकन सूप को चिकन के साथ ही आपको खाना होगा। तो जैसे हमारा युगैंग जो होता है वहाँ पर उस चिकन सूप को देखता है तो वो देखने के बाद कहता है कमीना कहीं का, ये यहाँ पर इस तरह का सूप मुझे दे रहा है, यानी कि इस कमजोर लड़के को दे रहा है जिसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा वीक है, इसे ड्रैगन चिकन सूप कहा जाता है। इस सूप को पीने के बाद अगर कोई सेहतमंद इंसान है तो उसकी सेहत बेहतर होगी, लेकिन अगर कोई कमजोर इंसान है तो उसके लिए पॉइजन की तरह काम करेगा। या तो ये डॉक्टर जानबूझकर इस लड़के के साथ ये सब कुछ कर रहा है या फिर इस डॉक्टर
डॉक्टर बेचारे को खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर इसे पॉइजन दे रहा है और इसे कमजोर बना रहा है। किस तरह से इस कमीने डॉक्टर ने इस लड़के की पल्स को चेक करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि ये वाकई में कमीना इंसान है। ये तो एक सांप है जो कि मुझे यहाँ पर डसने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर से कहता है कि ये क्या हो गया, आप यहाँ पर इस सूप को क्यों नहीं पी रहे, जल्दी से सूप को पी ले ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाए। अगर आप इस सूप को जल्दी से जल्दी पी जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर सभी यंग मास्टर्स की तरह हो जाएंगे जो कि ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद माँ फिश किंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ड्रैगन फीनिक्स कंपटीशन का इस बार कौन सा साल होने वाला है, यानी कि कौन से साल का ड्रैगन फीनिक्स होगा, उस साल का नाम होगा। तो उसे कहता है कि मेरे ख्याल में इस बार यहाँ पर 200 ईयर होने वाले हैं, यानी पूरे 200 साल हो चुके हैं और ये 200वां होने वाला है। ये बात सुनते ही फिश किंग उसे कहता है चलो ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे फिलहाल के लिए भूख नहीं लगी, सूप को यहाँ पर रख दो, तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तो डॉक्टर से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी निगरानी में आपको ये सूप खिलाना पिलाना चाहता हूँ। तो मैं फिश किंग उसे कहता है नहीं तुम बजाओ यहाँ से, मैं खुद यहाँ पर कर लूंगा और मुझे दोबारा से सोना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, मुझे रेस्ट करनी है। और डॉक्टर को वहां से निकाल देता है और उसके चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है। डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि मार्शल फीनिक्स कंपटीशन का 200वां साल है, इसका मतलब यह है कि मुझे मरे हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी यहाँ पर बहुत ही कम वक्त गुजरा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह है कि डिमोनिक सेक्टर के वो दोनों कमीने अभी तक जिंदा होंगे और अगर वो वाकई में कहीं पर जिंदा है तो मुझे उन्हें ढूंढ कर निकालना होगा और मुझे अपना बदला तो पूरा करना है, मुझे एक ही फिस्ट के साथ उस कमीने की गर्दन उड़ानी है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड के अंदर जो हमारे सांप छुपे हुए हैं उन सभी को निकाल कर मारना होगा, इनका फन कुचलना होगा। जैसे कि ये डॉक्टर है जो कि इस लड़के को कमजोर कर रहा है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा है जी यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहा है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मार खाने की कुछ ज्यादा जरूरत है और इसी के साथ ही फिश किंग कहता है लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को रेडी करना होगा, मुझे अपनी फिश को मजबूत करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जिन योन जो होता है वहाँ पर अब अपने लिए ढेर सारे खाने मंगाता है और वो सारे खाने खा भी रहा था क्योंकि आज से पहले डॉक्टर जी उसके लिए वो सूप लेकर आता था, वो सिर्फ सूप ही खाता था और उसे भूख भी नहीं लगती थी। वो सारा कुछ सूप की वजह से हो रहा था और डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से हो रहा था। तो मेड्स भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि यंग मास्टर जो है वो आजकल कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है ना कि उनकी सेहत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वो नहाकर बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वो उनसे कहता है कि खाना तैयार है, तो नौकरानियां उसे कह रही है जी खाना बिल्कुल तैयार है। तो वो उनसे कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरा खाना आज के बाद इसी तरह सिंपल होने वाला है, तुम सभी लोग खाने को ऐसे ही बनाना। तो वो कहते हैं जी सर हम लोग आपके लिए सबसे बेस्ट लेकर आएंगे। फिर साथ ही वो कहती है वो वहां से चली जाती है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर हेल्दी होता जा रहा है। फर्स्ट जग मास्टर तो पहले से हेल्दी और हैंडसम हो गए हैं कि माँ जिनचोन जो होता है वो जाकर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर अपना खाना खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर फिर से वहां पर आ जाता है। तो नौकरानियों से कहती है सर क्या उसे अंदर आने दे। तो माँ जिनचोन यानी फिश किंग उसे कहता है ठीक है उसे अंदर आने। तो डॉक्टर इसी के साथ ही वहां पर अंदर आ जाता है। तो माँ जिनचोन कहता है कि देखो तो जरा मैं यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहा हूँ और जो कमीना यहाँ पर फिर से अपनी नाक ठूंसने के लिए बीच में आ गया है। तो डॉक्टर वहां पर आते हंसना शुरू कर देता है और कहता है सर जी आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। जबकि माँ जिनचोन कहता है कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे सामने ये अपनी डॉक्टरी को साबित कर सकता है, जबकि मुझे इससे ज्यादा पता है कि यहाँ पर क्या चीज मेरे लिए अच्छी और क्या नहीं। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस कमीने को सबक सिखा कर रहूंगा। तो माँ जिनचोन जो होता है उसे अपने पास ही बिठा लेता है और उसे कहता है कि डॉक्टर आप बताओ। तो डॉक्टर उसे कहता है क्या मतलब, और इसी के साथ ही वो उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं काफी दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेरा सूप भी नहीं पी रहे, आप मेरी मेडिसिन भी नहीं खा रहे, क्या हो गया आप यहाँ पर मेरी मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे। आप यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, मेरी मेडिसिन के साथ ही तो आप बेहतर हो रहे थे और मेरे सूप के साथ ही तो आपकी सेहत ठीक हो रही थी, फिर आप यहाँ पर उस सारी की सारी एफर्ट को क्यों जाया करना चाहते हैं। आप इस तरह के खाने खाएंगे तो इससे आप बीमार हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही माँ फिश किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मेहनत की है, तुम यहाँ पर मेहनत कर रहे थे मुझे पॉइजन देकर, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सुनते ही डॉक्टर को झटका लगता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर जी आप क्या कह रहे हैं, प्लीज ऐसा तो मत कहें, मैं ड्रैगन फीनिक्स सूप लेकर आया था, आप किसी से पूछ सकते हैं। ड्रैगन फीनिक्स सूप जो होता है वो नॉरिशमेंट के लिए होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। तो माँ जिनचोन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाँ तुम वो सूप जो लेकर आते हो वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, मुझे लगा शायद तुम मुझे पॉइजन दे रहे। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं एक रिप्यूटिव डॉक्टर हूँ, यानी कि मेरी काफी ज्यादा इज्जत है और तुम यहाँ पर मेरे पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें पॉइजन क्यों दूंगा। फिर साथ उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर से चला जाता हूँ, अगर तुम मेरे पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो फिर मैं तो आज के बाद तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। और डॉक्टर जैसे वहां पर से जाने लगता है, हमारा फिश किंग उसे कहता है कि ओए डॉक्टर तुम्हें किसने कहा जाए कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो, पहले तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से अंदर आते हो और अंदर आने के बाद यहाँ पर मुझसे बात करते हो और उसके बाद तुम चुपचाप यहाँ पर से चले जाओगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगा। आज यहाँ पर मास्टर कौन है बताओ तो जरा, यहाँ पर मास्टर कौन है। तो वो कहता है सर मास्टर तो आप ही हैं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। तो इसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है कि वहां पर से टेबल उठाकर लाओ और साथ ही वहां पर से पेपर और इंक भी ले आओ ताकि यहाँ पर मेरे लिए कुछ लिख सको, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तो डॉक्टर उसे कहता है हाँ सर बताएं मैं आपके लिए क्या लिखूं। तो इसी के साथ ही जिनचोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। तुम्हारा जो जिनचोन होता है यानी फिश किंग जो होता है डॉक्टर से कहता है कि पेपर और पेन लेकर आओ, लिखना स्टार्ट करो। और साथ ही उसे कहता है कि आप लिखो और उसे कहता है कि इसके अंदर लिखो कि मैं यहाँ पर काफी वक्त से इस विला के अंदर रुका हुआ हूँ और फर्स्ट जंग मास्टर का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर जंग मास्टर का इलाज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद अपनी जान देने वाला हूँ। तो ये बात सुनती वहाँ पर डॉक्टर को झटका लगता है। तो माँ जिनचोन उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर लिख क्यों नहीं रहे। तो डॉक्टर उसे कहता है कि जंग मास्टर लगता है मेरे से मजाक कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन इसी के साथ ही माँ फिश किंग जो होता है अपने पास उसके पास चॉपस्टिक होती है जो सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि उसकी गाल के पास से गुजरकर पीछे दीवार के अंदर जाकर धंस जाती है। इस पास से डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन ये जो उसने चॉपस्टिक फेंकी है वो उसकी गर्दन के पर कट लगाकर पीछे दीवार के अंदर जाकर धंस गई। तो इसी के साथ ही फिश किंग सीरियस मोड में आता है और उसे कहता
है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अब मैं वो ली जिन यॉन नहीं रहा जिसको तू यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। तो डॉक्टर से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यंग मास्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसी के साथ ही जिन यॉन से कहता अपनी बकवास बंद करो, सबसे पहले यहाँ पर ड्रैगन सूप के बारे में बात कर रहे जो तुम यहाँ पर मुझे रोजाना दे रहे थे, अगर वो यहाँ पर एक हेल्दी इंसान को दिया जाएगा तो ये बात वाकई में सच है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक कमजोर इंसान को दोगे तो वो और भी कमजोर हो जाएगा। और तुम यहाँ पर मेरे जैसे कमजोर बॉडी वाले इंसान को ये वाला पॉइजन सूप दे रहे थे, यानी कि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि इसका नुकसान क्या होने वाला, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर डेली मुझे यहाँ पर ये सूप दे रहे थे। और दूसरी बात, कल जब मैंने यहाँ पर कहा था कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ और मुझे यहाँ पर ये सूप नहीं पीना, तुमने उस वक्त अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया था। कमीने कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किलिंग इंटेंट को महसूस नहीं कर पाऊंगा? तो डॉक्टर बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसी के साथ में जिन से कहता है कि आप बताओ कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, तुम अकेले यहाँ पर मेरे जैसे एक इंसान को मारने की कोशिश तो नहीं करोगे, आप बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है, कौन तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर्स दे रहा है? तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर प्लीज ऐसा मत करें, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर कभी मुझे सस्पेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर मेरे जैसे इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर साथ ही वहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो अपने असली रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे इस कंट्रोल को यहाँ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे एक डॉक्टर को इस तरह से पकड़ सको। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक बेवकूफ और चुपचाप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े मर जाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों के साथ यहाँ पर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ साथ मुझे यहाँ पर अभी नौकरानियों को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पर मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक नीडल निकालता है और इस नीडल के साथ जैसे जिन जॉन के ऊपर अटैक करने लगता है, फिश किंग उठकर खड़ा होता है और उसी के साथ ही अपना हाथ उसके सर में दे मारता है। जैसे वो अपना हाथ उसके सर में मारता है, उस बेचारे के दांत टकराते हैं, उसकी जुबान कट जाती है और इसी के साथ ही वो वहां पर टेबल के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। तुम्हारा जिन जॉन कहता है कि बेवकूफ कहीं, जब मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा था तुम यहाँ पर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, मैंने यहाँ पर तुमसे ये पूछा था कि तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए मुझे मारने के लिए, मेरे साथ ये सब कुछ करने के। फिर साथ ही वो कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा फोर्स के साथ इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये बेकार इंसान तो यहाँ पर मर गया है। तुम्हारा जिन जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो भी मास्टर माइंड होगा वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। फिलहाल के लिए ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मैं यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ यानी फिश किंग वाली पावर्स को दोबारा से अचीव कर लूं तो फिर इसके पीछे चाहे कोई भी मास्टरमाइंड क्यों ना मैं बड़ी आसानी से हरा सकता हूं। और जब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं मर्चेंट गिल्ड में वापस जाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड से दूर एक विला के अंदर रखा गया है ताकि मेरा इलाज करवाया जा सके। इसी के साथ ही मैं जिन जॉन जोतो से वहाँ पर एक झटका लगता है तो वो कहता है ये अचानक से क्या हो रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर उसे सारी की सारी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये सारी की सारी इमेजेस कहाँ से आ रही हैं। असल में यहाँ पर ली जिन यॉन की इमेजेस होती है, यानी ये उसकी सारी की सारी मेमोरीज होती है जो कि फिश किंग को वहाँ पर दिखाई दे रही होती है। तो फिश किंग कहता है कि इस बच्चे के साथ वाकई में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। हालांकि ये लड़का जो है ये मर्चेंट गिल्ड का फर्स्ट जंग मास्टर, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। तो इस मर्चेंट ग्रुप के अंदर 3 जंग मास्टर्स हैं, इसके 2 छोटे भाई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं समझते। सेकंड ब्रदर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, थर्ड ब्रदर मार्शल आर्ट्स और पावर के मुकाबले में इसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा कम समझते हैं। और ये बेचारा जो है यहाँ पर 29 के पास यहाँ पर ना मार्शल आर्ट्स और ना यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज थी, इसी वजह से इसने यहाँ पर तीसरा रास्ता अपनाया जो कि यहाँ पर अयाशी का था। यहाँ हर वक्त पैसे लुटाता रहता है, वाइन पीता रहता है, लड़कियों के साथ मजे करता रहता है, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से बाकी के सभी लोगों ने यहाँ पर इसे अकेला छोड़ दिया। असल में इसके जो दोस्त थे, यानी कि इसके जो दोस्त बने फिरते थे, वो सारे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ थे और कोई भी यहाँ पर इसका साथ देने को असल में इसके साथ नहीं था। और अब यहाँ पर इस लड़के को इस विला के अंदर भेज दिया गया ताकि इसका इलाज करवाया जा सके, क्योंकि पिछले 1 साल से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो फिश किंग कहता है कि अब जबकि मुझे यहाँ पर इस लड़के की रियलिटी के बारे में पता चल चुका है, मुझे ये भी पता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कैसे मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। इस बेवकूफ लड़के को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि इस लड़के के पास स्पेशल बॉडी है, कि इसकी बॉडी जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस बेकार लड़के ने याशी में अपना वक्त जाया कर दिया और मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। और मैं यहाँ पर इसके लड़के की बॉडी को फिश किंग के लेवल से भी ऊपर लेकर जा सकता हूँ, बस कुछ सालों की मेहनत और इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। इसी के साथ ही मैं जिन जॉन जो होता है साइड के ऊपर पड़े हुए पैसों की तरफ देखता और कहता है कि मैं ये बात तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड का फर्स्ट जंग मास्टर हूँ, यानी कि ये पूरे का पूरा मर्चेंट गिल्ड तो मेरा ही हुआ ना, और साथ ही यहाँ पर इसके पैसे मेरे हुए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई भी एलिक्सर खरीद सकता हूँ और उस एलिक्सर के साथ अपनी बॉडी को रिकवर करवा सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर इस फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि अब उस डॉक्टर का क्या करूँ, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। बहुत सारे सीजन गुजर जाते हैं और इतने सीजन गुजरने के बाद हमारा यंग मास्टर जो होता है 1 साल के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। और यहीं पर दिखाते हैं मेन फैमिली की तरफ से गार्ड जो होता है वहाँ पर ली जिन जॉन से मिलने के लिए आता है। वहाँ पर आने के बाद नौकरानियों से कहता है कि मैं फर्स्ट यंग मास्टर को कहाँ मिल सकता हूँ, फर्स्ट यंग मास्टर कहाँ पर है। तो ये बंदा जो होता है इसका नाम मॉक इन सियोप होता है। तो नौकरानियां उसे कहते हैं कि सर वो वहाँ पर सामने देखे, वहाँ पर बैठे कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही जैसे वो यंग मास्टर की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके डोले शोले उसकी बॉडी शॉडी बन चुकी होती है। तो वो कहता है कि ये वाकई में वही यंग मास्टर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर बहुत ज्यादा फ्रेल था। और अब यहाँ पर इसकी बॉडी देखो, इसे देखकर लगता है एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और इसी के साथ ही माँ योंग जो होता है वहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने के बारे में सोच रहा था और कैसे यहाँ पर उन सभी के सभी मटेरियल्स को यूज कर रहा था जो कि उसने यहाँ पर इतने पैसों के साथ खरीदे थे, क्योंकि फर्स्ट यंग मास्टर होने के नाते उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसकी मदद से उसने यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट जो कि उसने खुद बनाई थी, उसमें यहाँ पर मोबिलिटी आर्ट थी जिसे इनलाइटेंड बॉडी आर्ट कहा जाता है, और साथ ही यहाँ पर रैपिड स्ट्राइड टेक्निक और साथ ही एक और पंच टेक्निक थी। इस सारी टेक्निक्स को उसने यहाँ पर दोबारा से रिवाइव किया और 1 साल के अरसे में यहाँ पर उसने सारी टेक्निक्स को दोबारा से पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो वो कहता है कि 1 साल में यहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली गुजर गया और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कल्टिवेट
कर लिया और अब यहाँ पर वक्त है अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करके इनको चेक करने का, क्या ये वाकई में यहाँ पर काम आएंगी, क्या ये रियल लाइफ में भी यहाँ पर मेरे काम आ सकते हैं। और पहले यहाँ पर मुझे युनहा ग्रुप के यानी कि इस मर्चेंट ग्रुप के जितने भी मसले उन सभी को हल करना होगा, ताकि मैं यहाँ पर उन डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोगों को आगे जाकर ढूंढ सकूं। तो इसी के साथ ही गार्ड वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर जिन योन, काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, मेरा नाम मॉकिन सियोप है, शायद आप मुझे जानते होंगे, अगर आप मुझे भूले नहीं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मेन क्लैन की तरफ से आपके लिए एक लेटर लेकर आया हूँ। तो उसे कहता है कि हाँ दिखाओ तुम क्या लेटर लेकर आए हो। और उसके सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है कि जल्दी से लेटर मेरे हवाले करो। तो गार्ड जो होता है वहाँ पर अपनी आप सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में वही लड़का है, पर यहाँ पर ये वैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कमजोर हुआ करता था। तुम्हारा जिन योन उसे कहता है क्या तुम मुझे लेटर दोगे भी या नहीं, मेरा हाथ कब से यहाँ पर सामने करके रखा है, थक जाएगा। तो इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है, वहाँ पर बैठकर उस लेटर को ओपन करता है और उस लेटर के अंदर पढ़ता है कि फादर जॉन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, फादर बीमार होकर बिस्तर के ऊपर पड़े। और साथ उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड की पूरी जिम्मेदारी फर्स्ट जंग मास्टर जिन योन के हवाले है। जिन योन कहता है कि इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई, क्या यहाँ पर फादर की हालत कैसे हुई, अचानक से वो बीमार कैसे हो गए। गार्ड उसे बताता है कि ये सब कुछ ओजंग क्लैन के लोगों की वजह से हुआ है, ओजंग क्लैन के लोगों ने यहाँ पर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके फादर की ये हालत हो गई है। जिन योन क्या वहाँ पर जाने के बाद मर्चेंट गिल्ड की गद्दी को संभाल लेगा और साथ ही यहाँ पर ओजंग फैमिली के लोगों से भी निमन लेगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे हमारा फिस्ट किंग यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ क्या करने वाला है। फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लीजिन जो होता है जब बैठा होता है वहाँ पर बैठा उस नोट को पढ़ रहा था जिसके अंदर फादर ने लिखा होता है कि फादर बीमार हो चुके हैं और अब यहाँ पर उसे आकर अपने गिल्ड को संभालना होगा। तो इसी के साथ ही वहाँ पर उसके सामने जो गार्ड बैठा होता है जो मैसेज लेकर आया होता है वो उसे बताता है कि ये सब कुछ ओजंग फैमिली की वजह से हो रहा है। ओजंग जू जो कि इस वक्त हमारे गार्ड्स का कैप्टन है, वो कमीना इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, जहाँ पर सब कुछ वही करवाता है। और उसके पीछे यहाँ पर एक सेक्टर के लोग हैं, वो सेक्टर के लोग हर साल यहाँ पर एक्सट्रैक्शन मनी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और हर साल हमें यहाँ पर और भी ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं और साथ ही उनकी सैलरी जितनी ज्यादा हायर है। हम लोगों ने हायर किया हुआ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे मास्टर्स हैं और पूरे गिल्ड के ऊपर इस वक्त वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्पेशली उनका जो कैप्टन है ओजंग जू, वो कमीना ये सब कुछ कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंग मास्टर होता है वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा खास किया जिसकी वजह से उनकी सैलरी या फिर उनके टैक्सेस को बढ़ाया जाए। तो कैप्टन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो कमीने कुछ भी नहीं करते, बल्कि हमारे अपनी जो गार्ड की स्क्वाड है उन्हें यहाँ पर सारा काम करना पड़ता है, वो तो बस यहाँ पर बैठे रहते हैं। वहाँ से सोल्जर होता है वो गुस्सा होकर जब उसे जवाब देता है तो फिस्ट किंग कहता है कि तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में यहाँ पर ओजंग क्लैन के लोगों को इन लोगों ने इस मर्चेंट गिल्ड के लोगों ने हायर किया था अपनी बॉडी गार्ड के लिए, यानी कि एक स्क्वाड होती है ना, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ जाएंगे और रास्ते में उनकी रक्षा करेंगे अगर उनके ऊपर कोई बैंडिट्स वगैरह अटैक करते हैं। लेकिन ओजंग फैमिली का वो कैप्टन जो कि गार्ड्स का कैप्टन है उसने यहाँ पर खुद इन सभी लोगों के लिए फैसले करना शुरू कर दिया और ऊपर से यहाँ पर फादर बीमार हो गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सोल्जर उसे कहता है कि यंग मास्टर हम लोग यहाँ पर उनके सामने रेजिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैप्टन ओजंग जू जो है वो काफी ज्यादा कमीना और पावरफुल इंसान है, ऐसी वजह से हमारा जो गार्ड कैप्टन है वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग सोच रहा होता है कि इस लड़के की मेमोरीज में यहाँ पर ओजंग जू का भी जिक्र है। ओजंग जू के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो है कि यहाँ पर सभी गार्ड्स को उसने ड्रा कर रखा हुआ है। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इस फैमिली की मेन जड़ यानी कि इस फैमिली के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है वो यहाँ पर ओजंग जू है। अगर मैंने यहाँ पर इस ओजंग जू को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया या फिर पूरी की पूरी ओजंग क्लैन को बाहर निकाल दिया तो मर्चेंट गिल्ड दोबारा से पहली हालत में आ जाएगा। तो इसी के साथ ही फिस्ट किंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब जैक में बस यहाँ पर ओजंग फैमिली से निमटना होगा और सब कुछ सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो गार्ड सोच रहा होता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या ऐसे लगता है कि हम लोग ओजंग फैमिली से निमट सकते हैं। और साथ ही उसे कहता है लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ी रीजन है जिसकी वजह से फादर कोलैप्स हुए हैं। तो उसे कहता है कि वो क्या वजह है। तो उसे कहता है कि आपके छोटे भाई यानी कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर दोनों वहां पर फादर के सामने तलवारों के साथ लड़ रहे थे। वो असली तलवारों को लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, हो सकता है गद्दी के लिए फाइट कर रहे हो। लेकिन फादर ने जब अपने बच्चों को वहां पर फाइट करते हुए देखा तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टेंशन की वजह से वो दोनों यहाँ पर बुरी हालत में बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फिस्ट किंग कहता है इसका मतलब यह कि मेरे दोनों बेवकूफ छोटे भाइयों ने फादर के सामने फाइट की जिसकी वजह से वो टेंशन में आ गए हैं। तो वो कहता है जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो दोनों बेवकूफ फादर के सामने फाइट कर रहे थे। तो हमारा यंग मास्टर कहता है इसका मतलब यह कि हमारा जो लीडर हमारा जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में चल रहा है। अगर मर्चेंट गिल्ड को दोबारा से सुधारना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ओजंग क्लैन के लोगों से निमटना होगा, फिर साथ ही अपने दोनों छोटे भाइयों को भी संभालना होगा ताकि फादर की सेहत दोबारा से ठीक हो जाए और उसके बाद हमारा गिल्ड तरक्की करेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और उसी के साथ ही उसे कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। अगर आप वहाँ पर वापस नहीं जाएंगे तो कोई भी आपके खिलाफ बात नहीं करेगा जब तक आप वहाँ पर से दूर हैं। जब किसी के साथ ही हमारे फिस्ट किंग उसे कहता है तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूं और देखता रहूं कि मेरे फादर वहाँ पर बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वापस जाकर सभी लोगों को बता दो, पूरी फैमिली को पता चलना चाहिए कि उनका फर्स्ट यंग मास्टर वापस आ रहा है। फादर ने यहाँ पर मुझे इस पूरे के पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी दिया, इस मर्चेंट ग्रुप को अब से मैं चलाऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। तो यही पास नेक्स्ट सीन जो होता है वापस उसकी स्क्वाड का दिखाया जाता है। गार्ड वापस आने के बाद जब अपने सोल्जर्स को बताता है कि वो कंप्लीटली बदल चुका है, वो बिल्कुल एक अजीब इंसान हो चुका है, यानी कि एक अलग इंसान बन चुका है। तो वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या कहा। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर लीजिन की बात कर रहे हो। लीजिन वो एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता है? तुमने कहा कि वो एक अलग इंसान बन गया और उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बेकार इंसान जो कि बिल्कुल एक कचरा था, जो हर वक्त पीता रहता और लड़कियों के साथ मजे करता रहता, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता है? तो गार्ड बेचारा वहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ लेकिन किसी को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। तो उनमें से एक सोल्जर कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हारा जोक वाकई में बहुत ज्यादा महान था। चलो हम लोगों ने यहाँ पर इस जोक के ऊपर हंस भी दिया लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वाइस कैप्टन के सामने ये बात मत करना, वाइस कैप्टन तो यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के
लवर की तरह है। तो ये बात सुनते ही फर्स्ट वाइस कैप्टन जो होता है उसके पास ही खड़ा होता है। वो उसे कहता है कभी भी तुमने यहाँ पर क्या कहा? चलो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर का लवर हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं फर्स्ट जंग मास्टर को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है इसी वजह से, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वाकई में स्ट्रॉन्ग हो सकता है और मुझे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है। और साथ ही वो कहता है कि अगर वो लड़का यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता है तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल फिजिक है और बचपन में वो मेरे साथ प्रैक्टिस भी किया करता था, यानी मेरे साथ वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करता था और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि उसने मार्शल आर्ट्स को सीख लिया। और साथ ही वो सोल्जर से पूछता है कि बताओ कि वो कब वापस आने वाला है। तो वो कहता है कि उसने यहाँ पर बस इतना ही कहा कि वो खुद वापस आ जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो कब वापस आने वाला है। तो इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, कहा जाता है कि फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ गए हैं। तो वो लोग कहते हैं लो वो वापस आ गए। और इसी के साथ ही हमारा जो वाइस कैप्टन होता है उन सभी से कहता है बेवकूफो जल्दी से रेडी आ जाओ, तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर वापस आया तो तुम सभी लोगों को दरवाजे में जाकर उसे वेलकम करने के लिए खड़े होना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर उसके लिए जाना चाहिए। तो वाइस कैप्टन कहता है बेवकूफो, जो लोग यहाँ पर तुम्हें खाना देते हैं, यानी कि जो हाथ तुम्हें खाना देते हैं, क्या तुम उसे वेलकम करने के लिए वहाँ दरवाजे पर नहीं जाओगे? तो इसी के साथ ही वहाँ पर दरवाजे के ऊपर सभी लोग पहुंच जाते हैं और दरवाजा उसके लिए खोला जाता है। जिसके बाद ली जिन जो होता है वो कहता है तो ये है अनोहा मर्चेंट ग्रुप। यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा तरक्की करता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम से निपट लेते हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। मैं इन सभी का पैसा यूज करके एलिक्सर्स खरीद सकता हूँ और एलिक्सर्स के साथ अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ और कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये समझ लो कि मरने के बाद फिश किंग यहाँ पर अब एक ऐसे लड़के की बॉडी के अंदर पैदा हो गया है जिसके पास सिल्वर स्पून है, यानी उसके पास ढेरों सारा पैसा है। तो नौकरानियां उसे कहती है कि सर क्या आप सीधा अपने फादर के पास जाएंगे? तो ली जिन उनसे कहता है कि मैं अकेली वहां पर जा सकता हूँ, तुम दोनों जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो अपनी पर्सनल मेट्स को अपने साथ ही लेकर आया होता है। फिर साथ ही हमारा जंग मास्टर जो होता है वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है ये क्या, मैं अभी तक अंदर आ चुका हूँ लेकिन कोई भी मुझे वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आया? मैं यहाँ का फर्स्ट जंग मास्टर और साथ ही यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड का लीगल ओनर भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो फिर साथ ही उसके गार्ड जो होते हैं वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग अपनी तलवारें उठाकर उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर हम लोग आपको वेलकम करते हैं और साथ ही आपको बधाई देते हैं कि आप यहाँ पर सेहतमंद होकर वापस लौटे हैं। तो जैसे ही वहां पर आके पड़ता है तो वाइस कैप्टन उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे कहता है मेरा नाम हान जियोप है और मैं इस गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि यंग मास्टर अब तो आप बिल्कुल पहचाने भी नहीं जाते, कभी आप काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। तो जब वहां पर उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो सोल्जर्स जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि वाइस कैप्टन को तो शर्म भी नहीं आती, ये ऐसे यंग मास्टर के सामने यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है जिससे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी यासी से मतलब है। पहले भी ऐसा ही होता था, पहले भी यहाँ पर हम सभी लोग उसके सामने सर झुकाते लेकिन वो कमीना यहाँ पर या तो हमें थप्पड़ मारता या फिर धक्का मारकर लड़कियों के साथ आगे गुजर जाता था। लेकिन अब यहाँ पर मां ली जिन नहीं है बल्कि ये तो हमारा फिश किंग है। तो फिश किंग जो होता है वहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी ये वाइस कैप्टन तो काफी ज्यादा अच्छा और वफादार लगता है। इसी के साथ ही वो भी आगे से वहाँ पर उसके सामने हाथ बांधता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर ग्रीट करता है और कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हो, तुम सभी को थैंक यू। और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, इसका मतलब जाके फर्स्ट जंग मास्टर वाकई में बदल गया है, इसने हम सभी लोगों को यहाँ पर ग्रीट किया, ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट जंग मास्टर यहाँ पर हमें ग्रीट कैसे कर सकता है? तो इसी के साथ ही कैप्टन सोल्जर जो होता है वो उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा बदल गया है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बदल गया है। ये तो इसे देखकर लगता है कि ये हमारा यंग मास्टर ली जिन नहीं है बल्कि कोई और ही है। तब इस बात से सबसे ज्यादा खुश होता है वो वाइस कैप्टन होता है क्योंकि वाइस कैप्टन जो था वो बचपन से देखता आ रहा है, इसे बड़ा होता है उसने अपनी आंखों से देखा है। तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि अब ये स्ट्रॉन्ग और मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। जैसे वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है अपने फादर से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहा होता है तो वाइस कैप्टन उसके साथ साथ चल रहा होता है। तो वो कहता है कि ये बंदा पूरी तरह से भरोसा करने के लायक है। दरवाजे के बाहर जाने के बाद वाइस कैप्टन उसे कहता है कि यंग मास्टर मैंने आपके फादर को बता दिया कि आप आने वाले हैं, इसी वजह से आप अंदर जा सकते हैं। तो वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वो अंदर जाने लगता है उसका छोटा भाई वहाँ पर आ जाता है, थर्ड ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और कहता है देखो देखो यहाँ पर कौन आया है। तो थर्ड ब्रदर जो होता है वो आगे बढ़ता है आकर ली जिन के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है। उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखने के बाद कहता है कि तुम ठरकी कहीं के यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि सेहतमंद होने के बाद तुम्हें सीधा किसी बार के अंदर जाना चाहिए था, जाकर किसी लड़की के साथ एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में वाकई में सुना कि तुम बदल गए हो। और वहीं पर से वो उसके कंधे को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके कंधे के ऊपर प्रेशर डाल सके, लेकिन वो प्रेशर नहीं डाल पाता। जबकि वाइस कैप्टन वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि फिर से वही होने वाला है जो पहले होता रहा है। थर्ड यंग मास्टर क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, उसने मार्शल आर्ट सीखी हुई है, इसी वजह से वो अपने फर्स्ट ब्रदर को काफी बुरी तरह से पीटता और ह्यूमिलिएट करता था। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे से हटाता और कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए वो अपने फादर से मिलने के लिए जाने वाले और उसके बाद आपसे वो मिलने के लिए आएंगे, फिलहाल के लिए आप ऐसा मत करें। और जैसे वो इतना करता है इसी के साथ ही थर्ड ब्रदर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुम यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ो? क्या तुम शायद भूल गए हो कि तुम यहाँ पर हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारा मालिक हूँ। मां ली जिन जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कमीना तो यहाँ पर काफी ज्यादा रूड है। और इसी के साथ ही फर्स्ट थर्ड जंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि पहले यहाँ पर एक बेकार लड़का काफी नहीं था, यानी फर्स्ट जंग मास्टर, मुझे तो शर्म आती है इसे अपना बड़ा भाई कहते हुए। ये एक बेकार लड़का यहाँ पर वापस आ गया और अब यहाँ पर वाइस कैप्टन तुम भी यहाँ पर मुझे लेक्चर दोगे। जब किसी के साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है वहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है तो थर्ड जंग मास्टर से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से घूर घूर कर क्या देख रहे हो? लगता है कि तुम्हें मार खाने की जरूरत है। जब किसी के साथ हमारा फर्स्ट जंग मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी गाल को टच करते हुए कहता है कि जा योन, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक लेसन की जरूरत है। और इसी के साथ उसके मुंह पर वहीं पर से एक पंच दे मारता है। जब उसे पंच मारता है थर्ड ब्रदर बेचारे के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो उसके गिरने के बाद वो कहता है ये क्या तुम यहाँ पर मुझे कैसे मार सकते हो? तो हमारा लीजिन उसे कहता है कि जा योन, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं हमेशा तुमसे मार ही खाने वाला हूँ? मैं यहाँ पर
पर आ रहा था तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं यहाँ पर आकर अपनी फैमिली से मिलने वाला हूँ, और फाइनली यहाँ पर अपने छोटे भाई से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और साथ ही वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। अब यहाँ पर हमारा ली जिन जो होता है उसके कंधे को दबाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से थर्ड यंग मास्टर जो होता है जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि छोड़ो, क्या तुम मेरा कंधा उखाड़ोगे, कमीने कहीं के, यहाँ पर मुझे छोड़ दो। जब किसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है देखो तो जहाँ तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ फर्स्ट यंग मास्टर जो कि इस गिल्ड का नया मास्टर है, और तुम यहाँ पर मुझे कितनी बदतमीजी के साथ बुला रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बड़ा भाई कहकर पुकारना चाहिए। और इसी के साथ सेकंड ब्रदर भी साइड के ऊपर से निकल कर आ जाता है। सभी लोग वहाँ पर खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, फादर के रूम के बाहर ये क्या तमाशा लगा हुआ है। तो वहाँ पर आता है और आकर वाइस कैप्टन से कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर आप खुद ही यहाँ पर देख लें, थर्ड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर की दोनों की आपस में बहस हो गई, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। तो सेकंड ब्रदर जो होता है सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बेचारा फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर आने के बाद फिर से मार खा रहा होगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और पहले भी उसे काफी बार पीट चुका है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े देख क्या रहे हो, क्या तुम्हें चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, मेरा छोटा भाई से यहाँ पर मेरे फर्स्ट ब्रदर को मारा है, बड़े भाई को मारा है, तुम्हें जाकर उसे बचाना चाहिए। और जैसे वो भागता हुआ अंदर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर ली जिन जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर को पीट रहा होता है, और थर्ड यंग मास्टर बेचारे की तो हालत खराब हो चुकी होती है। तो सेकंड ब्रदर वहाँ पर आने के बाद कहता है ये यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो तीनों भाई जो होते हैं रूम के अंदर अकेले होते हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है यहाँ पर हुआ क्या। तो फिर साथ ही वो कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर वापस आएगी, और तुम सिर्फ वापस नहीं आए हो बल्कि तुम तो यहाँ पर पहले से ज्यादा बदल कर आए हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो गए हो। तो हमारा ली जिन उसे कहता है कि हाँ मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया हूँ। अब हमारा ली जिन जो होता है सेकंड ब्रदर के हाथ के ऊपर बंधी हुई पट्टी की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या ये यहाँ पर थर्ड ब्रदर ने तुम्हारे साथ किया है। तो उसे कहता है हाँ यही समझ लो, लेकिन ये कोई सीरियस बात नहीं है, तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा नॉटी है, तुम्हें भी तो यहाँ पर पीटता रहा है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट ब्रदर जो होता है फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बेकार इंसान को क्या लगता है कि यहाँ का राजा बन गया जो यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक करके उसे मार सकता है। और साथ ही उसे बहुत सारे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तमीज होनी चाहिए कि सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर हमेशा इससे बड़े हैं और बड़े भाइयों की इज्जत किस तरह से की जाती है। तो सेकंड ब्रदर चुपचाप वहाँ पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि थर्ड ब्रदर बेचारा वहाँ पर चुपचाप होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मार खाई होती है। और साथ ही वो सोच रहा था कि ये क्या, पहले तो यहाँ पर ये मेरे हर एक काम किया करता था और मुझसे मार भी खाया करता था, लेकिन अब यहाँ पर ये मुझे इस तरह से कैसे पीट सकता है। और सेकंड ब्रदर सोच रहा था देखो तो यहाँ पर इसने थर्ड ब्रदर को भी पूरी तरह से नर्म कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर थर्ड ब्रदर कभी मुझे यहाँ पर इसे तंग करेगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि सेफ हाउस में जहाँ पर तुम्हें रखा गया था क्या वहाँ पर कुछ अजीब हुआ है जो तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आए हो। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर यानी फिश किंग उसे कहता है हाँ हो सकता है कि मैं यहाँ पर अजीब होकर वापस आ गया हूँ। साथ ही उसकी नजर वहाँ पर कुछ स्क्रोल्स के ऊपर पड़ती है, तो वो कहता है कि ये सारे के सारे स्क्रोल्स किस लिए हैं। तो उसे कहता है ये सारे स्क्रोल्स उन लोगों के हैं जो कि कल की कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। कल की कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ नए एम्प्लॉइज को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और कुछ की यहाँ पर जो पोजीशन है उनको चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही वहाँ लीचिन जो है जब वहाँ पर उस पेपर को ओपन करता है तो उसके अंदर वहाँ पर उस डॉक्टर का भी नाम लिखा होता है। तो वो कहता है यहाँ पर उन सभी एम्प्लॉइज के भी नाम लिखे हुए हैं जो कि पहले भी यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उस डॉक्टर को जिसने मेरे लिए अपॉइंट किया था वो बंदा भी यहाँ पर ओजेंग जो है उसी कमीने ने यहाँ पर इस डॉक्टर को रिकमेंड किया था। तो यहाँ पर जितने भी गार्ड्स के नाम लिखे हुए सारे के सारे उसी की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं और यहाँ पर ज्यादातर उसके अपने ही लोग हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से हमारे गिल्ड को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इस कमीने को तो यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा जंग मास्टर जो होता है वहाँ पर उन दोनों से कहता है कि जा योन वाई योन, मैं यहाँ पर तुम दोनों से क्लियरली एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सच्ची सच्ची बताना। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर ओयांग यू के लिए काम करता है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि बाद में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये बात सुनते ही वो दोनों कहते हैं कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उस कमीने के साथ हम लोग क्यों काम करेंगे। वो एक कमीना इंसान है जो कि यहाँ पर हमारे बिजनेस के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। हम लोगों का दिल करे तो हम लोग कब से यहाँ पर से बाहर निकाल दे, लेकिन हमें अपने ग्रुप की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसी वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, वरना हम लोग तो उसे एक मिनट भी यहाँ पर ना रुकने दें। हमारे फादर ने इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और हम लोग यहाँ पर उस बेकार इंसान की वजह से अपना बिजनेस खोते जा रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा लीचिन उनसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर अपने बिजनेस और अपने फादर के साथ वफादार हो, और इसी वजह से वो कहता है कि चलो शुक्र है कि मुझे इन दोनों को जान से नहीं मारना पड़ेगा। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कल यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें मैं भी जाऊंगा। अगर वहाँ पर ओयांग यू आने वाला है तो फिर वहाँ पर मैं खुद पर्सनली जाऊंगा, जाकर उस मीटिंग को अटेंड करूंगा। इस पूरे के पूरे गिल्ड का मास्टर होने के नाते मैं वहाँ पर जाकर नए फैसले करने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं जाकर फादर से मिलूंगा, और इसी के साथ ही वहाँ पर से चला जाता है। तो हमारा लीचिन जो होता है जैसे वहाँ पर अंदर पहुंचता है तो फादर को बताया जाता है कि आपका फर्स्ट जंग मास्टर, आपका पहला बेटा यहाँ पर आ चुका है। तो फादर की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो उसे कहते हैं कि बेटे फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने बाहर काफी सारा शोर सुना, क्या हो रहा था। तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं हो रहा था, हम बस भाई आपस में बातें कर रहे थे। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और आप यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते क्यों हैं। तो फादर उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रेस किस वजह से है। मेरी फैमिली को यानी मेरे बिजनेस को हैंडल करने के लिए तुम्हारे दोनों छोटे भाई बिल्कुल भी लायक नहीं थे, और ऊपर से तुम्हारी हालत भी ऐसी थी, तुम यहाँ पर हर वक्त याशी में लगे रहते। लेकिन अब मुझे फाइनली लगता है कि मेरी स्ट्रेस खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो और तुम्हारा चेहरा भी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। क्या तुम वाकई मेरे जिन ही हो, क्योंकि तुम पहले से काफी ज्यादा सेहतमंद लग रहे हो। लेकिन जो भी हो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा बेटा यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्दी हो गया है। तो यहाँ पर शुरुआत में दिखाता है कि फादर जब यहाँ पर फिश किंग की गाल पे हाथ लगाता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो फिश किंग वहाँ पर सोच रहा था कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं एक ऑर्फन था, मुझे अपने पेरेंट्स भी याद नहीं है, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे, मैं बस गलियों में ऐसे यहाँ पर बड़ा हो गया। लेकिन अब
मेरे पास यहाँ पर ली जिनियन की मेमोरीज है और इन मेमोरीज के अंदर जहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फादर जहाँ पर अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और जहाँ पर वो अपने फादर का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलता था और अपने फादर को देखकर सोचता था काश मैं भी जहाँ पर अपने फादर की तरह जल्दी से बड़ा हो जाओ। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर फादर ने अभी भी जहाँ पर उसका हाथ पकड़ रखा होता है। तो ली जिनियन कहता है कि फादर का हाथ इतना ज्यादा छोटा कैसे हो गया, पहले तो फादर का हाथ बड़ा हुआ करता था। फिर साथ ही वो कहता है कि फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो फिर मैं आपकी जो स्ट्रेस है यानी आपकी जो टेंशन है उसकी जो भी आपकी रीजन होगी मैं सारी की सारी रीजन को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद फादर वहाँ पर सोच रहे होता है कि यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है कि उसको उखाड़ के फेंक देगा, यहाँ पर क्या करने वाला है, क्या ये ऐसा कर भी पाएगा। और इसी के साथ उसे कहता है कि फादर बिल्कुल परेशान मत होना। साथ ही वहाँ पर वो मुस्कुरा रहा था। तो फादर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब करने वाला है या फिर कुछ अलग करने वाला है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर मर्चेंट ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और वहीं पर दिखाता है कि सेकंड ब्रदर जो होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा वहाँ पर बात कर रहा था और सभी लोगों के सामने उन पेपर्स को रख रहा होता है जो कि यहाँ पर ओजेंग जू ने रिकमेंड किए होते हैं। और ओजेंग जू जो होता है वो साइड के ऊपर बैठा होता है और बाकी की उसकी अपनी स्क्वाड भी वहाँ पर आई होती है और वो स्क्वाड के मेंबर्स से बता रहे होते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर वहाँ पर सामने देखो फर्स्ट जंग मास्टर भी आया है और फर्स्ट जंग मास्टर पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। तो वो कहता है लेकिन ये कमीना यहाँ पर कर क्या रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम है। ओजेंग जू जो होता है वहाँ पर कहता है कि फर्स्ट जंग मास्टर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए आए हो क्योंकि तुम फर्स्ट जंग मास्टर हो, तुम यहाँ पर गद्दी के ऊपर तुम्हारा अधिकार बनता है। जब किसी के साथ सेकंड जंग मास्टर लोगों से कहता है क्या तुम में से कोई यहाँ पर कोई डिफरेंट ओपिनियन रखना चाहेगा या फिर मैं यहाँ पर इस सारी कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दूं क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी बात तो कर दी है। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से ओजेंग जू कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बात से दिक्कत है, बल्कि ये समझो कि मैं यहाँ पर कुछ रिकमेंड करना चाहता हूँ। हमारा फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ गया और फर्स्ट जंग मास्टर के वापस आने के बाद उसके पास अपना कोई पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक पर्सनल बॉडीगार्ड को रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग सोच रहे होता है कमीना कहीं का जहाँ पर पहले इसने मर्चेंट ग्रुप के अंदर अपने सभी लोगों को घुसा दिया है, जहाँ पर हमारे लोगों को होना चाहिए था वहाँ पर इसने अपने लोगों को घुसेड़ा हुआ है और अब यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के साथ अपना पर्सनल गार्ड लगाना चाहता ताकि उसके ऊपर नजर रख सके। जब किसी के साथ ही उसके हाथ में जो ग्लास होता है वो टूट जाता है क्योंकि वहीं पर से मास्टर जो होता है यानी ओजेंग जू जो होता है अपने हाथ में एक नीडल होती है उसे सामने की तरफ थ्रो करता है और कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई बात करनी है, तुम ऊंची आवाज में बात कह सकते हो। तो बेचारे एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमें यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। जबकि ओजेंग जू से कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर कोई बात नहीं करनी, तो फिर अपना मुंह बंद रखो जब तक मैं यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट ना कर लूं। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर सजेशन देनी है तो वो यहाँ पर दे सकता है, वरना मेरी तरफ से मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड को इस केस का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर छोड़ूंगा। तो ये बात सुनती हमारा जो फर्स्ट जंग मास्टर होता है वो कहता है कि मुझे एक बात से दिक्कत है। तो वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर क्या कंप्लेन है। तो हमारा फर्स्ट जंग मास्टर फिश किंग उसे कहता है कि मुझे एक बात से दिक्कत है और वो ये है मैं यहाँ पर कुछ सुजेस्ट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा होता है सीधा उसके पास चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ये सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओजेंग फैमिली की तरफ से जो गार्ड स्क्वाड्रन लीडर है उसे यहाँ पर फायर कर देना चाहिए था, यानी कि तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनते ही सभी लोगों को एक झटका लगता है, जबकि ओजेंग फैमिली के सोल्जर्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर ये ठरकी लड़का क्या जोक मार रहा है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस पावर में या फिर तुम्हारी ये पोजीशन है कि तुम यहाँ पर हमारे लीडर को इस ग्रुप से फायर कर सको, यानी कि उसे इसकी कैप्टन की पोजीशन के ऊपर से हटा सको। क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हारे इस पूरे ग्रुप की सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें सिक्योर रखते हैं, अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे। तो ओजेंग जू भी उसे कहता है कि लड़के क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे जॉब से निकालना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। लगता है कि इतने सालों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ जाकर किसी लड़की के साथ मजे करो, किसी बार में जाकर बियर पियो। जब किसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात को नहीं मानोगे। इसी के साथ ही वो अपने पंच में पावर को रिलीज करता है, साथ ही वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। देखने के बाद ओजेंग जू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ये क्या। जबकि फर्स्ट जंग मास्टर लोगों से कहता है कि लगता है कि मैं इतने सालों तक बेड के ऊपर पड़ा था, इसी वजह से तुम सभी लोग इस बार में भूल गए हो कि मैं इस मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट जंग मास्टर हूँ और फर्स्ट जंग मास्टर होने के नाते इस मर्चेंट ग्रुप का नया लीडर मैं हूँ, यानी कि मैं यहाँ का सक्सेसर हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर जिसको रखना चाहूँ रख सकता हूँ, जिसको चाहूँ से निकाल सकता हूँ। क्या अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ। एक बार से पास का एक सीन दिखाता है जहाँ पर दोनों भाई जो होते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़े होते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ओजेंग जू से बात करने वाले हो या फिर उसे कुछ कहने वाले हो तो फिर यहाँ पर पहले बता दूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मर्चेंट ग्रुप के लोग हैं और वो लोग उनकी फैमिली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उनके पीछे यहाँ पर एक पावरफुल सेक्टर है, वो हमारी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, ऊपर से हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर फिश किंग वहाँ पर रुकता है और उसे कहता है कि मेरे छोटे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर म्यूरियम के एक मार्शल आर्टिस्ट को अंडर एस्टिमेट किया जाता है तो फिर क्या होता है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो फिश किंग उसे कहता है कि जो बंदा यहाँ पर किसी म्यूरियम के मार्शल आर्टिस्ट को कमजोर समझने की गलती करता है उसे पूरी तरह से निगल लिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। अब जरा अपनी इस करंट स्टेट की तरफ देखो, क्या तुमने यहाँ पर अपने ग्रुप की हालत के बारे में देखा है कि तुम्हारे ग्रुप की हालत क्या हो चुकी है। तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, जहाँ तक ओजेंग फैमिली ने अपने पंजे तुम्हारे पूरी तरह से तुम्हारे अंदर गाड़ रखे हैं। ये ग्रुप बहुत ही जल्दी उनके नाम हो जाएगा। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेट कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है और जहाँ पर जितना भी माल आता है या जाता है उसके ऊपर ओजेंग फैमिली का पूरी तरह से कंट्रोल है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स हैं, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर अपने गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम्हें अपनी फैमिली के लोग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर नीचे देखो तुम्हें सारे के सारे ओजेंग फैमिली के लोग दिखाई देंगे, वहाँ पर भी जहाँ पर हमारी फैमिली के लोग होने चाहिए वहाँ पर भी उनके लोग हैं। क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा वो लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे मर्चेंट ग्रुप को डिवावर करने के बारे में सोच रहे हैं। अब जबकि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर वापस आ गया तो फिर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर इस सेक्टर को यानी अपने ग्रुप को बचाने के लिए जो हो सका वो जरूर करेगा।
सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ली जिन ने ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारा था। तो सभी गार्ड्स अपनी तलवारें लेकर आ जाते हैं और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर हमारे मास्टर यू के ऊपर क्या अटैक करना चाहते हो, इस बात का क्या मतलब है। जबकि मास्टर यू वहाँ पर खुद भी सोच रहे होते हैं ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और मैंने पर्सनली डॉक्टर को भी वहाँ पर भिजवाया था ताकि ये दोबारा कभी स्ट्रॉन्ग ना हो सके या फिर अपनी सेहत वापस हासिल ना कर सके, वहीं पर पड़ा पड़ा मर जाए। दूसरी तरफ से वाइस कैप्टन और उसके गार्ड होते हैं अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर अपनी मास्टर के खिलाफ तलवारें निकालने की, अपनी तलवारें नीचे करो वरना हम सभी लोग तुम्हारे सर काट देंगे। जब किसी के साथ ही ली जिन जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि वाइस कैप्टन ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे भी हमारे खिलाफ अपनी तलवारें उठाने की, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हें सैलरी हमारे ग्रुप की तरफ से दी जाती है, यानी कि मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ अपनी तलवारें उठा रहे हो, लगता है कि तुम सभी लोग मरना चाहते हो। तो फिश किंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ, ये समझ लो कि मैंने यहाँ पर गार्ड कैप्टन जू को कंपनसेशन दे दी। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो फिश किंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे रिटायरमेंट प्लान को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया, तुम्हें सोच रहे थे कि रिटायर होने के बाद तुम यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप के लीडर बन जाओगे, तुमने एक स्पेशल डॉक्टर को हायर किया था मुझे पॉइजन देने के लिए ताकि वो मुझे मार डाले और मैं रास्ते से हट जाऊंगा, और यहाँ पर तुमने पहले से सारे का सारा बंदोबस्त किया हुआ था, तुमने दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया जिसमें से छोटे को तुम कंट्रोल कर रहे थे और दोनों भाइयों को फादर के सामने लड़वाया ताकि फादर स्ट्रेस में चले जाए, बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाए और उसके बाद सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर के हाथ से मारा जाएगा और उसके बाद थर्ड ब्रदर को तुम आसानी से कठपुतली बनाकर कंट्रोल कर सकते थे। तुम्हारा ये सारे का सारा प्लान था, लेकिन मेरे वापस आने के बाद तुम्हारा पूरे का पूरा प्लान फेल हो चुका है। तो मास्टर यू जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कहानी बनाने के उस्ताद बन गए हो, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब किसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम्हारी किस्मत उस वक्त बदलना शुरू हो गई, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी किस्मत उस वक्त बदलना शुरू हो गई जब मेरे हाथ से वो डॉक्टर मारा गया, मैंने उस कमीने डॉक्टर को अपने हाथ से मार डाला और उसको वहां पर गाड़ दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मुझे सब कुछ पता है कि ये सब कुछ तुम करवा रहे हो और अब यहाँ पर फाइनली तुम्हारी बारी है और तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से जरूर मरोगे। ये बात सुनते ही गार्ड कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ में पावर रिलीज करता है और कहता है कमीने कहीं के बस बहुत हो गया, मेरे पर तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। तो यहाँ पर कहता है कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की, तुम तो यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो। और साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है जाकर फिश किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो फिश किंग को पंच मारता है फिश किंग भी आगे से यहाँ पर उसके पंच के साथ पंच टकराता है, दोनों के पंचेस के टकराने के साथ वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका आता है, सभी लोग उसके प्रेशर को फील करके बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर यू कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाइटनिंग एनर्जी, लगता है कि इसने यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट की टेक्निक को मास्टर किया है और वो भी पीछे की तरफ जंप करते हुए हटते हैं। जबकि उनके डिसाइपल्स वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये वाकई में वही जिन योन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो एक बिल्कुल बेकार और ठरकी किस्म का इंसान था जो हर वक्त यहाँ पर पी कर लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब यहाँ पर मेरे पास पूरी एक वजह है तुम्हें यहाँ पर से फायर करने के लिए, तो अब यहाँ पर तुम्हें निकाला नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें मारा जाएगा। इसी के साथ में ली जिन उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुमने सभी के सामने मेरे पर अटैक किया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफिशियल डूल के लिए चैलेंज करता हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक ऑफिशियल फाइट करें, सभी लोगों की मौजूदगी में सभी के सामने यहाँ पर फाइट करेंगे। तो मास्टर यू वहाँ पर सोच रहा था कि चलो इस लड़के ने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख भी ली, लेकिन फिर भी इस लड़के के पास एक चीज की कमी है, वो एक्सपीरियंस है, चाहे यहाँ पर इसने कितनी मार्शल आर्ट की बुक्स क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन ये यहाँ पर फाइट में मुझसे नहीं जीत पाएगा। तो मास्टर यू वहाँ पर सभी लोगों के सामने कहता है कि जहाँ पर सभी गार्ड्स मौजूद है, सभी गार्ड्स ने इस बात को सुना है, मेरे क्लैन के गार्ड्स, तुम्हारे क्लैन के गार्ड्स ने भी इस बात को सुना कि तुमने मुझे यहाँ पर डूल के लिए चैलेंज किया है, लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मुझसे डूल करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर उसके रिजल्ट्स को मानने को तैयार होगे। तो इसी के साथ ही वहाँ पर हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी यहाँ पर ये डूल लाइफ और डेथ की होने वाली है, मैं सभी के सामने कहना चाहता हूँ कि ये डूल लाइफ और डेथ की होगी। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर यू पीछे हटते अपनी तलवार निकालते और कहता है कि लड़के फिर से एक बार सोच लो, क्या वाकई में तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तुम्हारे ग्रुप के अंदर तुम फर्स्ट जग मास्टर हो, अगर तुम मर जाओगे तो फिर तुम्हारे बाद इस क्लैन को कौन संभालेगा। ये तो मान लिया कि तुम्हारे स्किल्स जो है वो थोड़े समय में काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे पास नहीं है वो एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में जमीन आसमान का डिफरेंस ले आती है। वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे वो करीब पहुंचकर तलवार से अटैक करते हैं तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वो साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और नीचे की तरफ झुकता है, साथ ही अपने पांच में पावर रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, एक्सपीरियंस के मामले में मैं यहाँ पर तुम्हारा बाप हूँ, उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं यहाँ पर अपने इस पंच के साथ लोगों के मुंह तोड़ रहा था। और साथ ही वहां पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जब उसके पेट में पंच मारता है तो वो उड़ता हुआ सीधा जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो मास्टर यू के मुंह से वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वो कहता है कि ये क्या, इसके पास इतनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ कहां से आ गई। तो इसी के साथ ही वहां फिश किंग उसे कहता है कि तुमने कहा ना कि यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्सेल एक्सपीरियंस क्या होता है। और वैसे भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता जब तुम्हारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ हो। इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल मोबिलिटी आर्ट को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, फिर से उसे पंच मारता है। तो मास्टर यू अपनी तलवार के साथ उसके पंच को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वहां फिश किंग बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहा था, वो बार बार अपने आप को वहां पर बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आ जाती है कि अब यहाँ पर और ज्यादा उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसी वजह से मास्टर यू कहता है कि ये तो बिल्कुल एक अलग इंसान हो चुका है। अब यहाँ पर जो पहले वाला ली जिन योन बिल्कुल भी नहीं रहा, जो कि यहाँ पर सिर्फ वाइन पीकर लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई हजारों साल पुराना मास्टर इसकी बॉडी के अंदर जिंदा हो गया हो, जिसके पास यहाँ पर फाइटिंग एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है, जो कि यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी बैटलफील्ड के ऊपर गुजार कर आया हो। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। तो मास्टर यू जो होते हैं वहां अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसके साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली यहाँ पर मास्टर यू सीरियस होने वाले हैं और मास्टर यू इस फाइट को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। एक ही ट्रैक में वो यहाँ पर उसको मार
डालेंगे। तो उनकी स्पेशल टेक्निक का नाम 3 फार्म स्वर्ड आर्ट होता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि लड़के मैं तुम्हारे जैसे एक बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन वो अपनी टेक्निक को भी रिलीज भी नहीं कर पाते कि हमारा फिश किंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ नीचे झुकता है। अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम रैपिड स्ट्राइड होता है उसको यूज करता है। वो नीचे की तरफ झुकते हैं, वहां पर से सीधा पंच उसके थोड़े के ऊपर मारने लगा है। तो वो उसे कहता है कि मास्टर यू, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया को गुड बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी मोमेंट है, ये तुम्हारी आखिरी मोमेंट है जो तुम देख रहे हो। और उसी के साथ उसकी थोड़ी के नीचे पंच पड़ता है, जिसके साथ ही ऊपर वाली छत के साथ जाकर टकराता है और छत को तोड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ जाता है, फिर साथ ही वहां पर से ग्राउंड के ऊपर गिरता है। जबकि उसके फादर अपने रूम के अंदर बैठे वहां पर देख रहे होते हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि सर ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर तो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फिर अचानक से वहां पर क्या हुआ। तो फादर उसे कहता है कि वो मेरा बेटा है, लगता है कि मेरे बेटे ने मार्शल आर्ट सीख ली है और अब यहाँ पर मास्टर यू और उसके स्लैन के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो यहीं पर दिखाता है कि दूसरी तरफ मास्टर यू जो होता है वो दीवार को तोड़कर ऊपर की तरफ नीचे फिर गिरता है और उसी के साथ ही वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है, वो मर जाता है। उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते और आकर उसे उठा लेते और कहते हैं कैप्टन कैप्टन क्या तुम ठीक हो। सबके साथ ही वो गुस्से के साथ हमारे फिश किंग को वहां पर गालियां दे रहे होते हैं। तो फिश किंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो या फिर तुम यहाँ पर अपने मास्टर को उठाकर यहाँ पर से दफा होना चाहते हो। तो इसी के साथ एक लड़का आगे बढ़ता और कहता है कि यंग मास्टर जिन योन, यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये बात हुई थी कि ये लाइफ और डेथ का मैच होने वाला है, तुमने यहाँ पर इस लाइफ और डेथ के मैच को जीत लिया, हम लोग इस बात को मान लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर तुमसे एक बात तो जरूर कहेंगे कि तो अगर तुम यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर और ज्यादा अटैक करोगे तो उसके बाद हमारा जो क्लैन है वो तुमसे बदला लेगा और तुम यहाँ पर उस बदले को अवॉइड नहीं कर पाओगे। हमारा क्लैन जब यहाँ पर तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप के ऊपर आकर अटैक करेगा तो उसके बाद तुम्हारा मर्चेंट ग्रुप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब वो इतना कहता है तो हमारा फिश किंग उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आ सकते हो। वैसे मैं अपने आप से हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर मेरे जितने ज्यादा दुश्मन होंगे मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा और तुम सभी लोग अगर यहाँ पर मेरा दुश्मन बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन तुम सभी लोगों का अंजाम भी यही होगा जो तुम्हारे कैप्टन का हुआ है। अब अगर यहाँ पर मेरे से फाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर मेरे पर अटैक करो, नहीं तो फिर दफा हो जाओ। तो फिश किंग उन लोगों से कहता है कि अगर किसी को यहाँ पर इस बात से कोई मसला है तो फिर वो यहाँ पर मेरे पास आए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ग्रुप मेरा है, ये पूरे का पूरा मर्चेंट ग्रुप मेरा है, मेरे फादर का है, मेरे भाइयों का है और उन सभी लोगों का है जिन लोगों ने यहाँ पर इस मर्चेंट ग्रुप के लिए अपने योगदान दिए हैं। तुम्हारे जैसे कमीने लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं है जो लोग यहाँ पर हमारे पास से मनी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो आज के पास से जाकर अपने मास्टर्स को भी इस बारे में बता देना कि उनमें से कोई भी यहाँ पर अगर हमारे मर्चेंट ग्रुप के ऊपर नजर रखेगा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग उनके ओनर होते हैं और वो लोग यहाँ पर उनके लिए काम करते थे। तो उन सभी के वहाँ पास चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि फाइनली हम लोगों को यहाँ पर अपना मर्चेंट ग्रुप वापस मिल गया और हम लोग यहाँ पर दोबारा से अपनी वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब जबकि ओशियन क्लैन के गार्ड यहाँ पर से चले जाएंगे तो फिर हमें हमारी सेफ्टी का क्या होगा, हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन कौन देगा। जब किसी के साथ ही फिश किंग जो होता है सेकंड ब्रदर से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एलिक्सर्स खरीद कर लाओ ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एलिक्सर लेकर आऊंगा, सबसे बेस्ट मेडिसिन लेकर आऊंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद तो यहाँ पर तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें यहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट मेडिसिन दिए जाएं। और साथ ही सेकंड ब्रदर उसे कहता है लेकिन अब हम लोग यहाँ पर अपनी गार्ड स्क्वाड का क्या करेंगे, हमें भी यहाँ पर अपने लिए गार्ड चाहिए होंगे और साथ ही तुम्हें अपने लिए यहाँ पर पर्सनल गार्ड्स भी चाहिए होंगे, तो तुम यहाँ पर किसको सिलेक्ट करोगे। तुम्हारा फर्स्ट यंग मास्टर उनसे कहता है कि मेरे जहन में कोई है जिसको मैं यहाँ पर हायर करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक पब का दिखाया जाता है, एक कसिनो के मालिक का दिखाता है जिसके पास दो ब्रदर्स होते हैं जो कि टकले दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों जुड़वा भाई होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है उसके सामने जाकर बैठ जाता है। तो वो लड़का उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम वाकई में ली जिन योन ही हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड दिखाया जिस दिन यहाँ पर हमारा ली जिन योन घर वापस आता है तो वाइस कैप्टन के साथ वो चलता हुआ जा रहा था। तो इसी के साथ ही वो वाइस कैप्टन से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो कहता है कि नहीं वाइस कैप्टन, मैंने अभी तक यहाँ पर खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा काम करना था, इसी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो तुम्हारा जंग मास्टर से कहता है क्या वाकई में तुमने खाना नहीं खाया। फिर साथ ही वहाँ पर वो साइड की तरफ देखता है तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं जो यंग जू फैमिली की तरफ से होते हैं वो लोग वहाँ पर बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं, जबकि हमारे गार्ड जो होते हैं वो पहरा दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये बेकार लड़के यहाँ पर बैठे बिल्कुल फारिग बैठे हुए और कोई काम भी नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर हमारे पास से इतना ज्यादा पैसा ये लोग ले जाते हैं लेकिन इसके बावजूद ये लोग काम नहीं करते, यानी सैलरी ने टाइम पर मिलती है और साथ ही हमारे पास से एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लेते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर से निकाल देना चाहिए। और फिर ऐसा ही होता है वो ओजंग जू को मार डालता है, उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर से निकाल देता है। तो लेकिन अब यहाँ पर उनकी जगह को फिल करने के लिए उसे कोई चाहिए होता है, तो इसी के साथ ही वो उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है, कासिनो के बाहर पहुंचता है। तो कासिनो के अंदर काफी सारा रश लगा होता है, सभी लोग वहाँ पर गेम्स खेल रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ जैसे हमारा यंग मास्टर वहाँ पर पहुंचता है तो वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप का पूछो वो लड़का फिर से आ गया है, ये लड़का फिर से यहाँ पर मार खाने के लिए आया है। पहले भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा लुटा कर जाता है और उसके बाद मार भी खाता है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इसके आसपास घूमती रहती है क्योंकि इसके पास ढेर सारा पैसा है। तो ली जिन योन उन सभी की बातें सुनने के बाद आगे की तरफ चला जाता है और कहता है कि ये सभी लोग तो यहाँ पर इस लड़के के बारे में बातें कर रहे हैं। और जैसे वहाँ पर वो बॉस के ऑफिस की तरफ जाता है तो वहाँ पर बाहर एक लड़का खड़ा होता है। जैसे ली जिन योन वहाँ पर पहुंचता है तो वो उसे कोनी मारते हुए कहता है काफी अरसे के बाद तुम वापस आए हो यंग मास्टर, तो इस बार क्या तुम यहाँ पर कोई बड़ी गेम खेलने वाले हो। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम यहाँ पर हर बार की तरह हार कर तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। फिश किंग उस मोटू से कहता है कि मेरी बॉडी को अपनी गंदी बॉडी के साथ टच मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे मोटे बंदे की ग्रीस को अपनी बॉडी के साथ लगता हुआ नहीं देख सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे ये कहने की, जब किसी के साथ ही उसे कहता है कि जल्दी से मेरे लिए दरवाजा ओपन
करो। और साथ उसके लिए वहाँ पर दरवाजा ओपन किया जाता है, वो अंदर आ जाता है। तो जैसे वो अंदर आता है तो वहाँ पर सामने बॉस बैठा होता है और उसके साथ उसके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े होते हैं। तो बॉस, जिसका नाम यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स चुल म्योंग हो होता है, तो म्योंग हो जो है हालांकि यहाँ पर इसका बचपन का दोस्त है, तो उसे कहता है देखो देखो कौन यहाँ पर आया है, क्या तुम वाकई में मेरे वही दोस्त हो, क्या तुम वाकई में वही हो, यानी कि फर्स्ट जंग मास्टर ली जिनियन हो। साथ ही वो अपने जुड़वा से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या इसे वेलकम नहीं करोगे। वो दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो भी उसे वहाँ पर वेलकम करते हैं। दोनों का नाम जो होता है, एक का नाम जिनबो होता है और एक का नाम म्योंगबो होता है। तो इसी के साथ ही हमारा बॉस जो होता है उन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने यहाँ पर इसको ग्रीट किया था, लेकिन कुछ ज्यादा बुरे तरीके से ग्रीट किया। तुम लोग यहाँ पर इसे वेलकम यंग मास्टर भी कह सकते थे या फिर कुछ और भी कह सकते थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बताओ कि क्या करने के लिए आए हो। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर उसके सामने आकर चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पुराने दोस्त को देखने के लिए आया हूँ, मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि मेरा दोस्त कैसा है। और साथ ही वहाँ पर वो अपनी बैकलैश मेमोरीज में देखता है कि हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन से ये दोनों एक दूसरे को अपने आप को दोस्त एक दूसरे को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कमीना म्योंग हो जो है ये हमेशा इसे यूज करता आया, हमेशा इसके पास से पैसे एंडता आया और हमेशा यहाँ पर इसे बुरी तरह से ट्रीट करता आया है। और कितनी बार ये इससे मार भी खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पर ये इस बेचारे को दोस्त कहता था, उसके पास ली जिनहो जो था वो यहाँ पर इसके सामने फिर से पिघल जाता था। इसी के कैसीनो में आकर वो गेम्स खेलता, साथ ही लड़कियों के साथ एंजॉय करता था। इसी वजह से उसने कभी यहाँ पर इसको अपना दुश्मन माना ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर सच्ची बताऊं तो ये कमीना कभी भी यहाँ पर दोस्त होने के लायक भी नहीं है। तो इसी के साथ म्योंग हो जो था अपने पास से वहाँ पर पैसों की थैली निकाल कर उसके सामने करता और कहता है कि तुम काफी वक्त के बाद यहाँ पर आए हो, अब तुम्हारी सेहत भी काफी ज्यादा ठीक लग रही है, जाओ जाकर एंजॉय करो, गेम्स खेलो। और साथ ही वो सोच रहा था कि एक बार ये सारे पैसे हरा दे तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा और उसके बाद मैं इसके पास से वसूली करूंगा, मैं इसके पास से डेब्ट कलेक्ट करूंगा। और साथ ही मुझे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे वापस आने पर तुम्हारे ग्रुप के लोग तो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन क्या उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर कोई बड़ी रकम दी या फिर नहीं। लेकिन हमारा फिश स्टिकिंग उस आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। तो इसी के साथ म्योंग हो से कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों बैठे हो कमीने, कहेंगे तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन भी रहे हो या फिर नहीं। जबकि हमारा फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो इसी के साथ फिश किंग कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पर इसको मार डालूं या फिर ना मारूं, कि मुझे इसके पास जो चाहिए वो मुझे ये नहीं बल्कि मुझे इसके ट्विन ब्रदर्स चाहिए, ये दोनों जो इसके पीछे खड़े हैं, ये दोनों असली खजाना है। इन दोनों को मैं अपने लिए यहाँ पर अपने सेक्टर के अंदर गार्ड्स बनाकर लेकर जाऊंगा। इस कमीने के नीचे तो दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी को बैंडेड्स की तरह गुजार रहे हैं, यानी थग्स की गुंडों की तरह गुजार रहे हैं। जो भी यहाँ पर म्योंग हो उनको करने का कहता है वो कर देते हैं, जिसको पीटने का कहते हैं वो पीट देते हैं। इन दोनों की वजह से तो म्योंग आज तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है, क्योंकि दोनों यहाँ पर बिल्कुल वॉरियर्स की तरह और किसी को भी म्योंग के करीब भी नहीं आने देते। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। तो बॉस से कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या डिसाइड कर लिया। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि तुम अपनी वॉल्ट की चाबी मुझे दोगे। तो ये बात सुनने के बाद म्योंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत सुना है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पैसे चाहिए, या फिर तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने खजाने के रूम की चाबी दे दूं। तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पूरे वॉल्ट की चाबी चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो कुछ भी पड़ा है वो सब कुछ मुझे चाहिए। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से ये सब कुछ डिमांड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम दोनों यहाँ पर थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे, तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया हुआ था, लेकिन असल में तुम मुझे लूट रहे थे। इतने सालों तक मैं यहाँ पर आकर गेम्स खेलता रहा और यहाँ पर इतना सारा पैसा हार कर गया हूँ, जबकि इतना पैसा तुमने वैसे मुझसे छीन लिया और कितनी बार तुमने मुझे बुरी तरह से पीटा था। और उसके बाद मेडिकल बिल्स वो सब कुछ कवर करने के लिए मुझे यहाँ पर जितना पैसा चाहिए वो सारे का साथ तुम्हारी वॉल्ट के अंदर है। अब अपनी वॉल्ट की चाबी मुझे दो ताकि मैं तुम्हारा खजाना यहाँ पर से लेकर जा सकूं, और मुझे लगता है कभी भी यहाँ पर हमारा हिसाब कुछ बाकी रह जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद म्योंग आगे सतना शुरू कर देता और कहता है कि तुम तो वाकई में पागल हो गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अपना इलाज करके वापस आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर पागल होकर वापस आ गए हो। और इसी के साथ म्योंग उसे कहता है कि कमीने कहीं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर मेरी वॉल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नियांग्स पड़े हुए हैं या फिर कैश पड़ी हुई है, बल्कि वहाँ पर गोल्ड और ज्वेलरी पड़ी हुई है, वहाँ पर बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत ही खास खास चीजें पड़ी हुई हैं जो कि काफी ज्यादा महंगी हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है गुस्से के साथ उसे कहता है लेकिन उस रूम के अंदर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला। अगर तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पैसे उधार लेना चाहते हो तो ब्याज पर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर कहो कि तुम्हें वॉल्ट की चाबी दे दो तो फिर उठकर दफा हो जाओ यहाँ पर से। और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर किए जा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी बातों को ठीक से सुन नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें एक मरीज समझकर तुम्हारे पर तरस खा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर बस बहुत हो गया। तुम यहाँ पर इस तरह इग्नोर करते रहे तो फिर मैं तुम्हें 5 दे मारूंगा, और तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर चुका हूँ। और साथ ही वो गुस्से के साथ कहता है कि जरा गौर से देखो, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, मेरे चेहरे की तरफ देखो, ली जिनियन, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। लेकिन हमारा फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है आगे से कुछ भी नहीं बोलता। तो उसी के साथ ही वो थक कर पीछे हटता है। साथ ही अपने ट्विन से कहता है कि युंगबो आप जल्दी से आगे बढ़ो और इस कमीने को पीटो। इसे तब तक पीटना है जब तक ये अपने एटीट्यूड को छोड़ नहीं देता। तो वो कहते हैं जी सर, और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक जाकर उसके बाजू में हाथ डालता है, साथ ही सर को पकड़कर ग्राउंड के ऊपर दबाने लगता है। जब किसी के साथ फिश किंग कहता है कि सीरियसली क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये करना चाहते हो? और इसी के साथ ही वो उसका बाजू पकड़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर खुद पहले मेरे पर अटैक किया तो फिर मैं भी तरस नहीं
दिखाऊंगा। तो हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर से जिम्बू का हाथ पकड़ता है, उसे उठाकर वहीं पर घुमाकर पटककर पीछे वाली दीवार के साथ मारता है। वो जाकर दीवार के साथ टकराता है तो दूसरी तरफ से युंगबू भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है, लेकिन वहीं से हमारा फिश किंग नीचे की तरफ झुकता है और उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद वहीं से पीछे की तरफ घूमकर उसके पांव के ऊपर किक दे मारता है। और जैसे ही वो उसके पांव पर किक मारता है तो उस बेचारे की टांग की हड्डी टूट जाती है। उसकी टांग की हड्डी तो टूटती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि जरा गौर से देखो, ये दोनों फिर से उठकर खड़े हो रहे हैं। यही तो इन दोनों की खास बात है, इन दोनों को यहाँ पर पेन महसूस नहीं होता। मैंने यहाँ पर एक की टांग की हड्डी तोड़ दी और दूसरे की मैंने बाजू को डिसलोकेट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों को यहाँ पर बिल्कुल ना डर महसूस हो रहा है, ना ही दर्द महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पर रोबोटिक मशीन की तरह है, जब तक यहाँ पर जिंदा है तब तक फाइट करते रहेंगे। इसी वजह से तो मुझे ये चाहिए, और जिस कमीने म्योंगुआ के पास तो ये बिल्कुल बेकार है। देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर एक जुड़वा की टांग तोड़ देता है और दूसरे जुड़वा का कंधा डिसलोकेट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जंग मास्टर कहता है कि मुझे यही तो चाहिए, इनके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ ही दोनों जैसे वहाँ पर आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं, तो फिश किंग जो होता है उनके बीच से वहाँ पर गायब हो जाता है। वो दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं कि वो कहाँ पर चला गया। तो फिश किंग उनके पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचने के बाद साथ इन दोनों के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर तुम दोनों की बॉडी को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम दोनों की जरूरत है। और साथ ही वो दोनों के सर वहाँ पर टकराता है, दोनों को वहाँ पर सर टकराकर बेहोश कर देता है। दोनों के सर टकराने के बाद दोनों बेचारे वहीं पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब चुपचाप यहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो तब तक जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस को अच्छी तरह से पीट कर उसे मना नहीं लेता। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ तुम बचे हो। तो म्योंगुआ से कहता है कि ये क्या यहाँ पर हुआ क्या। फिर साथ ही वो भी समझ जाता है कि अब उसे भी यहाँ पर मार पड़ने वाली है। तो फिश किंग उसे कहता है कि म्योंगुआ तुम तो यहाँ पर मेरे दोस्त हो ना, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, और तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए जबकि हम लोग यहाँ पर दोस्त हैं। तो म्योंगुआ से कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कब से सीख ली, मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि तुम रिकवर करने के लिए उस विला के अंदर गए हो, तुम्हें घर से दूर भेजा गया था ताकि तुम जल्दी से ठीक होकर वापस आ सको, लेकिन तुम तो मार्शल आर्टिस्ट बनकर वापस आ गए हो। तो वो उसे कहता है कि म्योंगुआ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सारी बात की समझ आ चुकी है, इसी वजह से तुम अब यहाँ पर नौटंकी करना चाहते हो। और साथ ही उसके हाथ में नाइफ देखता है कि म्योंगुआ ने अपने पास नाइफ निकाल लिया था और वो कहता है कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं इस नाइफ के साथ तुम्हारी जान ले लूंगा और मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। और तुम्हें यहाँ पर ये पता ही होगा कि मैं कितना ज्यादा सीरियस होता हूँ जब मैं इस तरह की बात करता हूँ। इसी के साथ ही वो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से मार खाने वाला हूँ, अगर मैंने इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा तो फिर मैं मरूंगा, क्योंकि इसने यहाँ पर मेरे दोनों ट्विंस की हालत बुरी कर दी है। फिर साथ ही वो कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि हमेशा पहली स्ट्राइक करने वाला ही जीतता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वहीं पर से टेबल उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि फर्स्ट स्ट्राइक वाला हमेशा जीतता है, हमेशा सेकंड स्ट्राइक वाला जीतता है। और साथ ही वहां पर उसे सर से पकड़ता है और उसे कहता है अब यहाँ पर देखना सेकंड स्ट्राइक वाला कैसे जीतेगा। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी ठंडर पावर को रिलीज करता है। जब वो ठंडर पावर को रिलीज करता है तो उसे वहां पर जोरदार बिजली का झटका लगता है। तो म्योंगुआ वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तो बाहर जो मोटू गार्ड होता है वो भी कहता है कि मुझे लगता है कि आज तो यहाँ पर वाकई में बॉस मरेगा, अगर बॉस यहाँ पर मरेगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब किसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि बिजली का झटका लगने के बाद म्योंगुआ जो होता है वो काफी ज्यादा सुस्त पड़ जाता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है। तो हमारा जो फिश किंग होता है वहां पर उसे कहता है कि अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर होश में हो, मेरे सामने बेहोश होने की नौटंकी मत करो। और इसी के साथ ही वो उठने की कोशिश करता है। फिर साथ उसे कहता है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। साथ ही वो सोच रहा था कि अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि मैं इसे हरा नहीं सकता तो फिर इसे कुछ पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लेता हूँ, क्योंकि हाँ मैंने यहाँ पर इसके साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी किया, मैंने इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता रहा हूँ। आज से पहले तो मैं यहाँ पर इसे कितनी बार पीट चुका हूँ और आज यहाँ पर फाइनली इसकी बारी है। मुझे लगता है अगर मैंने यहाँ पर इसके साथ कुछ भी बुरा किया तो फिर बदला लेने के लिए मुझे जान से भी मार सकता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज कर सकता हूँ। और वो साथ ही वहाँ पर खुश होकर उसे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हें मुझसे जो चाहिए तो मुझे कह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर मुझे पीटने की जरूरत नहीं थी, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि वाकई में तुम मुझे कुछ भी दोगे। तो वो कहता है कि हाँ वाकई में तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, हम तो यहाँ पर दोस्त हैं और दोस्तों में ये छोटी मोटी जो तकरार है वो तो चलती रहती है, छोटी मोटी मारपीट तो होती रहती है, दोस्तों का रिलेशनशिप इसी तरह बहुत ज्यादा खास होता है। तो फिश किंग उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर मुझे अपना दोस्त कहते हो और मुझे लगता है कि हम लोग वाकई में बचपन के दोस्त हैं। और इसी के साथ ही वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मैं इनको सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, क्योंकि जब भी कोई इसे कहता है कि ये इसका दोस्त है तो उसके बाद काफी ज्यादा नरम पड़ जाता है, हमेशा से इस तरह से आगे से लट्टू हो जाता है। मैं उनको जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम बीमार थे, बीमारी के बाद यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे पास होना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग दोस्त नहीं है बल्कि हम लोग तो यहाँ पर ब्रदर्स हैं। और इसी के साथ ही दोनों ट्विंस भी उठ जाते हैं और वो दोनों जुड़वा से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आकर इसे ग्रीट करो, आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर इसे बिग ब्रदर क्या क्या पुकारोगे, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारा बिग ब्रदर है। वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर उसे बिग ब्रदर क्या क्या पुकारते हैं और साथ उसे कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि आज के बाद उनका बिग ब्रदर बन गया। तुम्हारा फिश किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब जब किसने खुद यहाँ पर इन दोनों को मेरा जूनियर ब्रदर बना दिया तो फिर मैं इस बात को यूज कर सकता हूँ। तो फिश किंग जो होता है उन दोनों से कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने यहाँ पर मुझे अपना बिग ब्रदर मान लिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम लोग यहाँ पर किसी को अपना बिग ब्रदर मान लेते हो तो वो सारी जिंदगी के लिए होता है, यानी कि तुम उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हो, क्या ऐसी बात है। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है। जबकि हमारा म्योंगुआ जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खामोश क्यों बैठे हो, ठीक है उसे कहो कि हाँ तुम लोग हमारा बिग ब्रदर हो। और वो दोनों कहते हैं कि हम लोग आज के बाद से बिग ब्रदर को सर्व करेंगे, तुम जो भी कहोगे हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। म्योंगुआ कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर साथ फिश किंग जो होता है उन दोनों से कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पर से बाहर चले जाओ, हम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट करनी है
ब्रदर दोनों को आपस में डिसाइड करना है कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर तुम्हारा असली बिग ब्रदर बनेगा, जो कि यहाँ पर तुम्हारा मास्टर बन सके। इसलिए तुम दोनों बाहर जाकर वेट करो, जब जहाँ पर तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें बुलाया जाएगा। तो म्योंगो बेचारा वहीं पर खामोश रहता है, जबकि वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर से जाने लगते हैं। तो म्योंगो कहता है कि रुको जरा मेरी बात सुनो, लेकिन वो दोनों वहाँ पर से बाहर चले जाते हैं, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि यहाँ पर कौन इस फाइट को जीतने वाला है। तो ये कहता है कि कमीने कहीं के मुझे छोड़कर बाहर चले गए। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि म्योंगो आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस बात को डिसाइड करना होगा। मैंने यहाँ पर उन बच्चों को बाहर भेज दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बिग ब्रदर बनना चाहते हो या फिर मैं यहाँ पर उनका बिग ब्रदर बनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने उन बच्चों को गलत रास्ते के पर चलाया, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पर गुंडे टाइप के बन गए हैं। मैं उन दोनों बच्चों को अच्छी से जाकर ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद दोनों नादान बच्चे दोनों जुड़वा जो है वो मेरी देखरेख में रहेंगे और उसके बाद काफी ज्यादा फलेंगे फूलेंगे और काफी ज्यादा आगे भी बढ़ेंगे। तो म्योंगो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे वोल्ट को मेरे यानी कि मेरा पैसा लेने के लिए आए हो, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि असल में तुम्हारा निशाना क्या था, असल में तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मेरे पास से कुछ भी लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर इन दोनों जुड़वा को मेरे पास रहने दो। मैं इन जुड़वा को तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालो, लेकिन जुड़वा को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिश किंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुमने खुद ही यहाँ पर कहा कि मैं तुम्हें जितना पीटना चाहूँ पीट सकता हूँ। तो उसी के साथ ही वहीं पर उसे किक मारता है और उसे कहता है कि बस यहाँ पर मार खाते जाओ। और जैसे वो उसे पहले किक मारता है वो उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर दोस्त है ना, और दोस्ती में छोटी मोटी फाइट तो होती रहती है। फिर साथ ही उसे पंचेस मारना शुरू करता है, वो उसे बहुत सारे पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सोच रहा था कि मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। अगर मैंने इसकी बातें नहीं मानी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे वाकई में मार डालेगा। और उसके बाद माँ फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें और मार खानी है, तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा ना कि मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे मारना मत। तो फिश किंग उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस बात के लिए मान गए, वरना मैं तुम्हें भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटने वाला था। और साथ ही हमारा फिश किंग उसे वहाँ पर उठाकर सामने दीवार की तरफ पटकता है, तो वो दरवाजा तोड़ते हुए बाहर जाकर उन दोनों जुड़वा के पास गिरता है। दोनों जुड़वा से कहता है कि बिग ब्रो क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही बेचारा वहाँ पर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वाकई में अब यहाँ पर संन्यास ले लेना चाहिए। ये दोनों जुड़वा तो वो अपने साथ ले जाएगा और साथ मेरे वॉल्ट का सारा पैसा भी ले जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब मेरा कसीनो भी यहाँ पर बंद होने वाला है। अब जबकि वो फाइट को हार चुका है तो वहाँ फिश किंग बाहर आता है और उनसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इन्हें बताओगे या मैं बताऊं। तो इसी के साथ ही म्योंगो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जुड़वा को आज के बाद से फर्स्ट यंग मास्टर के पास जाना होगा। आज के बाद तुम ली जिनियोन को सर्व करोगे, वही तुम्हारा बिग ब्रदर है, वो जो तुम्हें कहेगा वही तुम्हें करना होगा। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये दोनों ब्रदर्स जो है उसके साथ उसके मर्चेंट ग्रुप में जाकर काफी ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरे साथ तो यहाँ पर इस कैसीनो के अंदर इनकी लाइफ नहीं बनने वाली थी। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इतने सालों से ये मेरे साथ है तो कम से कम यहाँ पर एक दो बार तो ना बोलेंगे। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो वो दोनों जा चुके होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अब बिग ब्रदर को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर होता है वो म्योंगो को बुरी तरह से पीटता है। म्योंगो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पर से अपने बार को छोड़कर जाने का, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास उसकी वॉल्ट की चाबी नहीं है। वो अपने कसीनो को भी छोड़ देता है, साथ उसके पास दोनों जो ट्विंस थे उन दोनों को भी वहाँ पर उसे हमारे फिश किंग को देना पड़ जाता है। तो वहाँ पर से खाली हाथ बाहर निकल आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए होंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। अब जबकि मेरे पास दोनों ट्विंस भी नहीं है तो मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया में पूरी तरह से अकेला होने वाला हूँ। तो म्योंगो जैसे वहाँ पर बाहर निकलता है तो बाकी के सभी लोग जो कि यहाँ पर जिनसे वो पैसे एंड चुका है और अपने ट्विंस की वजह से हमेशा उनसे बच जाता था, वो सभी लोग यहाँ पर उसकी तरफ घूर घूर का देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो वही पॉइजनस फॉक्स म्योंगो है। म्योंगो हमारे पास से बहुत सारा पैसा लूट चुका है और आज हमारे पास यहाँ पर इसके लिए एक मौका है, हम लोग यहाँ पर इसकी बुरी हालत कर सकते हैं और उसके पास अपना पैसा ले सकते हैं। क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि वो मार खाकर कहीं से आया और साथ उसके पास उसके ट्विंस भी नहीं, और हमेशा जब ट्विंस उसके साथ होते थे कोई उसके करीब भी नहीं आता था। तो वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो म्योंगो कहता है देखो तो जरा तुम सभी कमीने लोग, तुम्हें लगता है कि मेरे पास मेरे ट्विंस नहीं है तो तुम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से मुझे टारगेट कर सकते हो। मैं वेनम फॉक्स यानी पॉइजनस फॉक्स हूँ, तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहाँ पर सभी को लूटता हूँ और सभी लोगों को पीटता हूँ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमीना कहीं का, देखो इसकी हालत देखो, कहीं से मार खा के आज यहाँ पर हमें कह रहा है कि हमें पीटेगा। और सभी लोग वहाँ पर अपने अपने नाइफ निकाल लेते हैं, उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आज तो हम लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। जबकि म्योंगो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है, क्या मैं यहाँ पर इस तरह से मरने वाला हूँ। आज मुझे यहाँ पर एक दूसरा मौका मिलता और इस बार मैं यहाँ पर ली जिनियोन के साथ अच्छे से पेश आता। वो मेरा दोस्त था लेकिन इसके बावजूद मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करता रहा। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर ली जिनियोन यानी फिश किंग बीच में आ जाता है और आकर उन सभी को एक पंच मारता है, जैसे वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो ली जिनियोन यानी कि फिश किंग उन सभी लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी अगर यहाँ पर म्योंगो के ऊपर अटैक करेगा तो उसे यहाँ पर मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा दोस्त और मेरे दोस्त को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम में से कोई भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्या तुम सभी लोगों को समझ आ गई? तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो यहाँ पर यंग मास्टर और साथ ही वो लोग कहते हैं कि ये तो यहाँ पर से इसके कसीनो को लूट कर लेकर जा रहे हैं। और सभी लोग भागते हुए अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि जो बचा हुआ माल है हम लोग लूट लेते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर म्योंगो को बचा देता है। तो म्योंगो जो होता है वो वहाँ पर से चला जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए और जाकर कहीं पर काशी में जाकर संन्यास ले लेना चाहिए। जबकि ली जिनियोन जो होता है वहाँ पर से कुछ माल उठा लेता है, दोनों ट्विंस जो होते हैं उसके साथ चल पड़ते हैं और साथ ही वहाँ पर उन्होंने बॉक्सेस उठा रखे होते हैं। जब किसी के साथ एक ट्विन उसे कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर म्योंगो को जान से नहीं मारा, हम लोग इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो ली जिनियोन उनसे कहता है कि मैं वैसे भी उसे जान से नहीं मारने वाला था, अगर यहाँ पर वो मेरा नकली दोस्त था लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम वो मेरा दोस्त तो था ही। और इसी के साथ ही वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि जो दोनों बच्चे मेरे साथ जाकर मेरी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे, जहाँ पर इन्हें अच्छा खाने को मिलेगा और अच्छा यहाँ पर मार्शल आर्ट्स भी सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर म्योंगो ने इन दोनों को शायद नौकरों की तरह रखा हुआ था। सभी लोगों को ये लगता है कि इन दोनों को बचपन में उसने खरीदा था, बचपन में इन दोनों को यहाँ पर खरीद कर उसने यहाँ पर बड़ा किया और उसके बाद से वो उसके लिए यहाँ पर थग्स की तरह यानी गुंडों की
तरह काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं यहाँ पर कभी भी इंसानों के दिल को नहीं पहचान सकता। असल बात यह है कि ये दोनों यहाँ पर म्योंगो से प्यार करते थे, यानी कि म्योंगो की परवाह करते थे और उसे अपना बड़ा भाई समझते थे, इसी वजह से ये दोनों उसके साथ थे। लेकिन खैर अब यहाँ पर मेरी फैमिली में इजाफा हो चुका है, यानी कि अब मेरी फैमिली के अंदर 2 और मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। जबकि यहीं पर दिखाते हैं कि एक लड़का जो होता है पिलर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या ये वाकई में वही ली जिन योन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है, तो हमारा थर्ड ब्रदर जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर ही किए जा रहा है। पहले वो यहाँ पर बुरी तरह से मार खाया करता था, अब देखो वो यहाँ पर कल एक बार को लूट कर आया, जहाँ पर से काफी सारा पैसा भी लेकर आया, साथ ही अपने साथ 2 बड़े बड़े टकले भी लेकर आ गया है। इतने बड़े बड़े टकले हमारी फैमिली के अंदर उसने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पर बस चुपचाप बैठा रहूंगा? नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। फिर साथ ही वो कहता है कि अब वहाँ पर क्या हुआ है, और साइड के ऊपर से घोड़ों की आवाज आती है कि कुछ कैरवान्स जो होते हैं उनकी फैमिली के अंदर आते हैं। तो एक कैरवान जो कि हमारा जो गार्ड होता है वो लेकर आता है, उसके अंदर काफी सारी मेडिसिन और जड़ी बूटियां पड़ी होती है। सेकंड ब्रदर वहां पर आता है और कहता है कि ये सारी की सारी बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां, इन सभी को अंदर संभाल कर रखना, इन्हें नमी नहीं लगनी चाहिए ताकि ये खराब ना हो जाए। तो वहां पर सारे माल को चेक कर आता है कि क्या सारे का सारा माल आ गया। तो थर्ड ब्रदर भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर यहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ये सारी वो जड़ी बूटियां हैं जिनको खरीदने के लिए हमें दूसरे शहरों में जाना पड़े, या फिर ये बहुत ज्यादा कीमती है, ये बहुत ज्यादा महंगी है, तुम इन्हें कहां से लेकर आए हो, क्या तुमने इन्हें ऑर्डर किया है? तो वो कहता है नहीं, फादर ने इन सभी को ऑर्डर किया है। तो इसी के साथ ही फादर भी वहां पर आ जाते हैं। सेकंड ब्रदर भागता हुआ आगे बढ़ता है, कहता है फादर आपको इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए, अभी आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अंदर आराम करना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने काफी ज्यादा आराम कर लिया है। जबकि थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि डैड, ये बहुत ही कीमती जड़ी बूटियां और बहुत ही कीमती एलिक्सर्स हैं, क्या ये सारी की सारी आपने ऑर्डर की है? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि लगता है कि फादर ने यहाँ पर सारी जड़ी बूटियां हमारे लिए ऑर्डर की हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे काफी सारी जड़ी बूटियां और काफी सारे एलिक्सर्स मिल चुके हैं ताकि मैं अपनी मार्शल प्रोग्रेस को बेहतर बना सकूं। इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं तुम्हारे फर्स्ट ब्रदर के लिए, सारी की सारी उसके लिए। तो वो कहता है फादर यहाँ पर तो ढेर लगा हुआ है, क्या इतनी सारी जड़ी बूटियां वो खाएगा? आप यहाँ पर उसे इतनी सारी जड़ी बूटियां कैसे खिला सकते हैं? तो मेरे लिए इसमें से क्या है? तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ब्रदर ने यहाँ पर कुछ दिन पहले कितना माल लेकर आया था, और साथ ही वो यहाँ पर अपने साथ 2 बड़े बड़े टकले भी लेकर आया था, और उसके बाद हम लोग उसके लिए इतना तो कर सकते हैं, उसने मार्शल आर्ट अभी सीखना शुरू किया है, तो इसी वजह से उसे यहाँ पर एक बेहतर बॉडी की जरूरत है, जिसके लिए उसे एलिक्सर्स की जरूरत है। तो फादर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने मर्चेंट गिल्ड को बचाने के लिए अपने जितने पुराने मर्चेंट दोस्त थे उन सभी लोगों को लेटर भिजवाया था, और उनसे कहा कि हम लोग यहाँ पर बल्क में बहुत सारी मेडिसिन और जड़ी बूटियां खरीदने वाले हैं ताकि अपने मर्चेंट गिल्ड को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। और जहाँ पर अपने मर्चेंट गिल्ड के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, हमारे मर्चेंट गिल्ड ने मेरी बीमारी की वजह से काफी कुछ सफर किया और में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है, मेरा बेटा यहाँ पर इस सब को पूरी तरह से क्लीन अप करेगा। जैसे कि सबसे पहले उसने यहाँ पर गार्ड स्क्वाड कैप्टन ओयांग यू का खात्मा किया, और उसके बाद अब यहाँ पर बाकी के सभी फैसले भी ठीक होने वाले हैं। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि हाँ मास्टर, आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया, जो आप यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियां उनके लिए लेकर आए हैं, जितना उनकी बॉडी बेहतर होगी उतना वो स्ट्रॉन्गर बनेगी और हमारा ग्रुप उतना बेहतर हो जाएगा। जबकि थर्ड कहता है लेकिन फादर मेरा क्या? तो उसे कहता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास अब एक्स्ट्रा मनी नहीं बचा। तो बेचारा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के साथ वहाँ पर अपनी तलवार पकड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। फादर ने साफ कह दिया है कि मुझे यहाँ पर एलिक्सर, यहाँ पर जड़ी बूटियां नहीं मिलेंगी, सारी की सारी जड़ी बूटियां यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के लिए हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। यार मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों नहीं है? उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता? क्या मैं भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वो अपनी तलवार के साथ वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, कहता है कमीने कहीं कि तुम वहाँ पर बीमार बिस्तर के ऊपर पड़े रहते, कभी तुम वापस ही नहीं आते, तो फिर आज यहाँ पर मुझे जड़ी बूटियां मिल रही होती। पता नहीं उस बीमारी की हालत में उस विला के अंदर तुम्हें ऐसी क्या जड़ी बूटी मिल गई है जिसको खाने के बाद तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो गए हो। और जैसे वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था उसे पीछे से आवाज आती है, हमारा फिस्किंग चलाकर उसे कहता है कि साइड के ऊपर हट जाओ। तो फिस्किंग बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर से भागता हुआ उसके पास से गुजर जाता है, बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता है। तो हमारा फिस्किंग उसे कहता है कि मैंने कहा भी था कि रास्ते से हट जाओ, और उसने अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा पत्थर लटका रखा था, उस पत्थर को खींचते हुए सामने की तरफ भाग रहा होता है। तो हमारा थर्ड ब्रदर कहता है कि क्या ये यहाँ पर एक वॉक करने के लिए निकला, इतना भारी पत्थर अपने पीछे उठाकर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये ट्रेनिंग कर रहा है। उसके वहाँ पर चले जाने के बाद वो कहता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ाना होगा, मुझे पूरा दिन ट्रेनिंग करते रहना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को साबित कर सकूं कि मैं यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर से बेहतर हूँ। तो अपनी तलवार उठाकर वो उन टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था जो कि वहाँ पर ओयांग जू ने परफॉर्म की थी। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तलवारबाजी सीख रहा हूँ, मैंने उसके मूव को वहाँ पर कॉपी किया, उसने कैसे वहाँ पर अपनी तलवार को यूज किया था, लेकिन अभी नहीं, अभी ये काफी नहीं है, अभी यहाँ फर्स्ट जंग मास्टर को हराने के लिए ये काफी नहीं है। तो वो वहाँ पर उसकी तलवारबाजी की टेक्निक को कॉपी कर रहा था। फिर साथ ही वो सोचता है कि फर्स्ट जंग मास्टर के पंच ने कैसे ओयांग जू को वहाँ पर ऊपर दीवार के साथ पटका दिया था, यानी उसके पंच के अंदर कितनी ज्यादा पावर थी। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट से संन्यास ले लेना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वहाँ पर हमारा फर्स्ट जंग मास्टर उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने निराश क्यों लग रहे हो? तो वो कहता है कि कमीने कहीं कि तुमने मुझे डरा दिया। फिर साथ ही उसे कहता है मेरा मतलब है बिग ब्रदर, तुमने यहाँ पर मुझे डरा दिया, तुम तो वॉक करने के लिए गए थे ना? तो वो कहता है कि हमें वॉक करने के लिए गया था, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर ओयांग जू की उस तलवारबाजी की टेक्निक को कॉपी कर रहे हो, तुमने काफी अच्छे से इसको यहाँ पर कॉपी भी कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कभी भी यहाँ पर बहुत सारी कमी है, तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहो? ब्रदर जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है, साथ ही अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। उसी के साथ ही हमारा फर्स्ट जंग मास्टर यानी फिस्किंग वहाँ पर पहुंचाता है और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर ओयांग जू के उस मूव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने उसके मूव को काफी अच्छे से कॉपी किया है। तो ये देखा थर्ड ब्रदर काफी से घबरा जाता है, कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिग ब्रदर तुम तो यहाँ पर से वॉक करने के लिए बाहर गए थे ना, फिर तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आ गए? तो मुझे कहता है कि हमने यहाँ पर वॉक कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने जो टेक्निक को
अप्लाई किया, वो ठीक तरह से उसे यहाँ पर कॉपी तो कर लिया, लेकिन तुम उसके बेसिक्स को बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे कि कैसे उसको परफॉर्म करना है। और अपनी तलवार उसको देता है और उसे कहता है कि ये लो जल्दी से यहाँ पर उस सारे के सारे मूव को मेरे सामने रेप्लिकेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके अंदर कमी कहाँ पर है। तो थर्ड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि अब क्या क्या यहाँ पर इसका मतलब यह है कि सब कुछ देख रहा था और अब यहाँ पर मेरा मास्टर बनना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है। तो थर्ड ब्रदर जो होता है लकड़ी की तलवार के साथ वहाँ पर लकड़ी के पुतले के पास टैप करता है और कहता है कि ये देखो मैंने यहाँ पर उस मूव को इस तरह से कॉपी किया, क्या तुमने देखा? तो हमारा फर्स्ट जंग मास्टर फिश किंग उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा, तुम्हारी तरह यहाँ पर ओयांग जू ने भी यही गलती की थी जो तुम कर रहे हो, यानी कि उसका अटैक भी इतना ही कमजोर था जितना तुम्हारा कमजोर है, इसी वजह से वो मारा गया। और साथ ही वो उसे कहता है कि अब देखो, और उसी के साथ ही वो उसके मुंह की तरफ अपना पंच आगे लाता है और उसके मुंह के करीब लाता है, तो उसी के साथ ही वो अपनी तलवार सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है ये कर क्या रहा है, यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हें फाइटिंग के दौरान अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, तुम्हें हर वक्त ध्यान अपनी फाइटर के अपने एनिमी के ऊपर रखना चाहिए कि किसी वक्त भी वो तुम्हारे पर पलटकर अटैक कर सकता है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है उसे क्लोज रखना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस क्लोज है तो फिर कभी भी तुम्हारे पर अटैक हो सकता है। और इसी के साथ ही फिश किंग पीछे वाली साइड से जाकर उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है। तो थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर बात भी तो कर सकते हैं, तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों किए जा रहे हो? लेकिन हमारा फिश किंग उसकी बात नहीं सुन रहा। तो थर्ड जंग मास्टर फिर से अपनी तलवार उठा लेता है और कहता है लगता नहीं है मेरी बात मानेगा, और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो काफी देर वहाँ पर फाइट करने के बाद हमारा फिश किंग जो होता है उसे वहाँ पर कुछ पॉइंटर्स देता है, यानी कि उसे यहाँ पर ट्रेनिंग में कुछ पॉइंटर्स दे रहा था कि कैसे वो यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सकता है। तो थर्ड यंग मास्टर जो होता है दिन के खत्म होने तक उसे यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके हाथ से मर गया होता अगर मैंने यहाँ पर अपने आप को सही तरह से संभालना नहीं होता, या फिर इसने अपने आप को रोका नहीं होता। तो फिश किंग उसे कहता है कि वो यंग जू का वो जो तलवारबाजी का टेक्निक था वो काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक थी, क्योंकि वो सिंगल स्ट्राइक डेडली मूव था, अगर वो यहाँ पर हिट कर पाता तो मैं मारा जाता, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर उसके अटैक को अवॉइड करना है तो फिर मुझे उससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा। इसी वजह से अगर तुम उसके मूव को कॉपी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने अंदर तेजी लानी पड़ेगी। साथ ही हमारा फिश किंग सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ वाला फिश किंग होता तो मुझे लगता है कि ओयांग जू जैसा कमीना इंसान तो मेरे सामने अपनी तलवार को अपनी म्यान से निकाल भी नहीं पाता, और तब तक मैंने उसे मार भी दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरी स्पीड इससे बहुत ज्यादा थी और मेरी करंट बॉडी जो है इस वक्त मेरी इस पावर का 50% भी यूज नहीं कर पा रही, यानी कि 50% से भी बहुत ही कम उस पावर को यूज कर पा रही है। इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सेटिस्फाई तो नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पर किसी ओयांग जू मास्टर को हरा दिया, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बात से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फिश किंग और मुझे यहाँ पर अभी डिमोनिक सेक्टर के लोगों से अपना बदला लेना है, मुझे यहाँ पर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं जाकर उन सभी को हरा सकूं, उन सभी को ढूंढ निकालूं, उन सभी को मार डालूं। उसी के साथ ही साइड के ऊपर से नौकरानी आती है और उसे कहता है कि जंग मास्टर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर उनसे कहता है कि इस वक्त मुझसे कौन मिलने के लिए आया होगा, और साथ ही वो थर्ड के सर में नॉक करता है और उसे कहता है कि बस यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है लेकिन आप मुझे मार कर क्यों जा रहे हो? तो उसे कहता है क्योंकि तुम कमीनो, इसी वजह से तुम्हें मार कर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि वहाँ पर तीन दोस्त जो होते हैं जिसके दोस्त होते हैं बचपन के दोस्त हैं, और यहाँ पर तीनों जो होते हैं उसे मिलने के लिए आते हैं। तो उनमें से एक जिसने वहाँ पर छुपकर उसे देखा था फाइट करते हुए जब वो यहाँ पर म्योंगो को पीट रहा था, तो उसने बाकी दोस्तों को जाकर बताया, सभी लोग यहाँ पर इस बात को कंफर्म करने के लिए आ गए हैं। तो दोस्त उनसे कहता है कि रात के वक्त मैंने खुद यहाँ पर अपनी आंखों से देखा था, हालांकि मैं काफी ज्यादा पिया हुआ था, लेकिन मैं इसे दूर से भी देखकर पहचान सकता हूँ कि ये हमारा दोस्त ही है। ली जिन इयोन वहाँ पर अपने साथ दो बड़े बड़े टकलू के साथ था, और साथ ही वो बहुत सारा पैसा उस बार के अंदर से लूट कर लेकर जा रहे थे। पहले तो मुझे भी इस बात के ऊपर शक हुआ था, लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा कि ये ली जिन इयोन है तो फिर मैं तुम लोगों के पास भागता हुआ आ गया। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम श्योर हो? उसके बाद क्या हुआ? तो वो कहता है उसके बाद मैंने उल्टी की और उसके बाद मैं घर पे चला गया। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि अब बताओ कि तुम्हारे पर कौन भरोसा करेगा, तुमने पीकर भौसदा पीकर फिर उल्टी कर दी। तो ये तीनों ही दोस्त जो होते हैं इसी के साथ ही वो कहते हैं चलो अब यहाँ पर पता चल ही जाएगा, फाइनली हम लोग अपने दोस्त से मिलने वाले हैं, वो आ चुका होगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहाँ पर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो हमारा ली जिन इयोन जो होता है वहाँ पर अपनी शर्ट उतारकर अपने कपड़े चेंज कर रहा था। जैसे वो ये देखता है तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या? वो तो एक बहुत ही कमजोर सा लड़का था, हमारा ली जिन इयोन बहुत ज्यादा कमजोर था, फिर यहाँ पर हटा कटा लड़का कौन खड़ा है? वो दरवाजा बंद करते हैं और भाई नौकरानी को पकड़कर कहता है कि लड़की हमने तुमसे कहा था कि ली जिन इयोन को बुला कर लाओ, अपने फर्स्ट जंग मास्टर को बुला कर लाओ, ये अंदर कौन बंदा खड़ा है? ये हैवी मसल्स वाला बॉडी बिल्ड वाला बंदा कौन है? मेड उनसे कहती है कि सीरियसली मैं यहाँ पर सच बोल रही हूँ, ये हमारे फर्स्ट जंग मास्टर या फर्स्ट जंग मास्टर पहले से काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो वो लोग कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पी लिया, हमें इतनी ज्यादा चढ़ गई है कि हमें यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर ली जिन इयोन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया हो या फिर उसने कोई जिम ज्वाइन कर लिया हो। वो तीनों जब वहाँ पर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही मैं ली जिन इयोन जो होता है वो दरवाजा खोलता है और उनसे कहता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग अंदर नहीं आना चाहोगे? और साथ ही वो अपने दोनों जुड़वा से कहता है कि जाओ इस मेड के साथ चले जाओ, जाकर खाना खाओ। और साथ ही मेड से कहता है कि इसके लिए ढेर सारा खाना बनाओ क्योंकि ये कुछ ज्यादा खाते हैं। तो मेड से कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, हम इन्हें जाकर अच्छा पेट भर कर खिलाएंगे। और इसी के साथ ही उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। जबकि इसके साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है उनसे कहता है कि तुम तीनों कहाँ पर जा रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो वो तीनों जो होते हैं वहाँ पर से उसकी बात सुनने के बाद अंदर आ जाते हैं। तो यही बार इन तीनों के बारे में बताया जाता है। एक का नाम सीमा होता है, सीमा जी युग, जो कि बहुत ही जल्दी म्यूरो अलायंस को शायद ज्वाइन कर ले, और दूसरे का नाम जू जालियांग होता है जो कि जिसके बारे में फेमस होता है कि वो बहुत बार एग्जाम्स दे चुका है। और तीसरा जो होता है उसका नाम गु अंग होता है जो कि एस्कॉर्ट एजेंसी का यंग मास्टर है और आगे जाकर उस एस्कॉर्ट एजेंसी का यंग मास्टर भी बनने वाला है। और इनमें से चौथा जो था वो ली जिन इयोन था। ये चारू जो है, ये चारू अपने आप को यहाँ पर ड्रंकर्ड किंग कहते हैं। वो चारू जो होते हैं वहाँ पर टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, वहाँ पर बैठे बैठे खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ उनमें से कोई बात नहीं कर रहा होता क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर हैरान परेशान होते हैं कि ली जिन इयोन यहाँ पर इतना ज्यादा बदल कैसे गया। फिश किंग जो होता है वहाँ पर ली
जिन योन की मेमोरीज के अंदर जानकर देखता है और कहता है कि क्या ये भी वहाँ पर मंगियों की तरह ही एक दोस्त है, यानी कि उसी की तरह सेल्फ प्रोक्लेम्ड दोस्त है जो कि यहाँ पर उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। लेकिन जब उसकी मेमोरीज को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये तीनों जो है उसके वाकई में अच्छे दोस्त हैं। तीनों जहाँ पर मिलकर खाते पीते और अय्याशी करते रहे हैं। तो उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि जिन योन, हमें तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, हमने सुना कि तुम वापस आ गए हो तो इस वजह से हम लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तो क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम ठीक से भी कुछ ज्यादा ठीक हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर ली है? जबकि दूसरे वाला उसका बाजू पकड़ता है और उसके मसल चेक करते हुए कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ठीक हो। कौन इस बात का भरोसा करेगा कि आज से 1 साल पहले तक तुम यहाँ पर बहुत कमजोर और स्किनी से लड़के हुआ करते थे? क्या तुमने यहाँ पर कोई टॉनिक या फिर मेडिसिन खाई है? कि उनमें से एक जो कि मिरम लाइंस को बहुत ही जल्दी ज्वाइन करने वाला है, वो यहाँ पर उसकी तरफ देख रहा था और उसे वहाँ पर एनर्जी फ्लो दिखाई देता है। तो वो कहता है कि नहीं, इसने मार्शल आर्ट सीख ली है। मार्शल आर्ट सीखने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी की एनर्जी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पहले से बेहतर होती जा रही है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हमने सुना है कि तुमने ओजियांग जू को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उसके बाद से मार डाला और उसके बाकी के सभी साथियों को भी यहाँ पर से निकाल दिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनका लीडर यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला? तो तीनों दोस्त वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या होने वाला है? तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि डिमोनिक कर्ल। फिर साथ ही अपनी बात को चेंज करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स के लोगों से अपना बदला लेना है जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा ताकि मैं यहाँ पर तैयारी कर सकूं। जब यहाँ पर उनके साथ फाइट करूंगा तो उन सभी को पंचेस के साथ ही मार डालूंगा। फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा और किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लोगों से कहता है कि मुझे बस यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना है, इसके अलावा मेरी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जबकि वो लोग वहाँ पर सोच रहे होता है कि ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है, कहीं हम लोग यहाँ पर किसी गलत घर में तो नहीं गुस्सा है? तो दूसरा से कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग गलत घर में आए हैं, पर मुझे लगता है कि ये वाकई में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। देखो तो जरा इसको देखो, इसने मार्शल आर्ट सीखी हुई है। तो उसी के साथ उनमें से एक जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्साइल में नहीं थे, यानी कि तुम्हें यहाँ पर बीमारी का इलाज करने के लिए उस दूसरे विला में नहीं भेजा गया था, बल्कि तुम वहाँ पर बैठे कल्टीवेट भी कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी यहाँ पर यही करोगे और दोबारा यहाँ पर वो सब काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम कमजोर हो गए थे। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पर इतनी बात करने के लिए। और साथ ही वो फ्रेंड उसे कहता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर एक्साइल में जा रहे हो ताकि वहाँ पर जाकर स्टडी कर सको, क्योंकि तुम बदलना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि तुम वाकई में बदल गए हो। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि हाँ मैं बदल गया हूँ। और इसी के साथ ही वो तीनों वहाँ पर फिर से गप्पे लगाते हैं और इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनमें से कहता है क्यों ना हम लोग बाहर जाकर मजे करें? तो दूसरा उसे कहता है कि हम लोग बाहर जाकर मजे नहीं कर सकते क्योंकि यह बदल गया और अब हमारे साथ जाकर नहीं पीने वाला, ना ही जाकर लड़कियों के साथ मजे करने वाला है। जबकि हमारा फिश किंग जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में इसके तीनों सच्चे दोस्त हैं और इन तीनों ने पहले कभी इसके साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर इनके साथ अच्छे से पेश आऊंगा। साथ ही उन लोगों को वहाँ पर वाइन डालकर देता है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मैं तो बदल गया, अब बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कब बदलने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों को भी तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर इसी तरह याश जिंदगी गुजारने वाले हो? तो वो तीनों वहाँ पर आगे से हंसना शुरू कर देते और कहता है क्या पता कौन यहाँ पर हमें बदल दे, हमारी तो अभी यहाँ पर इतनी किस्मत अच्छी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बदल जाएं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन तुम्हारी तरह यहाँ पर बदलना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर साथ ही वो लोग वहाँ पर ढेरों सारा ड्रिंक करते हैं। फिर साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम लोग पीछे रह गए हैं। ली जिन योन जो है वो आगे निकल चुका है, यानी कि अब हमारा ग्रुप जो था जिसके अंदर हम 4 ड्रंकन किंग्स है, अब उसमें से कम हो जाएगा। लगता नहीं है कि हम लोग दोबारा कभी उसी तरह एक साथ मजे कर पाएंगे। उसके बाद हमारा जिन योन जो होता है उन सभी लोगों को वहाँ पर से भेज देता है। तो सभी लोग वहाँ पर से घर की तरफ चल पड़ते हैं और जाते वक्त उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरे एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी तरह बदल कर दिखाएंगे और दोबारा कभी हम लोग वाइन को हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही लड़कियों के साथ मजे करेंगे। और वो लोग उसे बाय बोलने के बाद चल पड़ते हैं। तीनों वहाँ पर से वापस की तरफ आ रहे होते हैं। तो एक कहता है मुझे लगता है कि वाकई में हम तीनों की हालत तो ज्यादा ही खराब है और वो हमसे ज्यादा बेहतर रह गया, जो चेंज हो गया है। उसने मार्शल आर्ट्स भी सीख ली और वो हमसे काफी ज्यादा अलग हो गया है, यानी कि अब तो हमारे जैसा रहा भी नहीं, हम तो यहाँ पर अभी भी ठरकी वाली बातें करते हैं। तो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भी जाकर क्लोज डोर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो तीसरा उसे कहता है कहाँ पर, किसी ब्रोथल के अंदर चलते हैं या किसी वैशाखाने में चलते हैं। तो उसे चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कह के तुम यहाँ पर अभी भी किसी वैशाखाना के बारे में सोच रहे हो? मैंने कहा कि जाकर बदलते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं या फिर अपने आप को बेहतर इंसान बनाते हैं। साथ उनमें से एक जो होता है वहाँ पर से अलग हो जाता है, जबकि बाकी के दोनों जो होते हैं वहाँ पर से सीधा वैशाखाना की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर से वो लड़कियों के साथ एंजॉय कर सके और कहते हैं कि हम लोग बस यहाँ पर एक बार और वाइन पियेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है स्वीट सेंट हाउस का दिखाया जाता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि एक सेक्टर का लीडर जो होता है सामने बैठा होता है एक लड़की के साथ और वहाँ पर उसके सामने क्लैन का एक सोल्जर आता है, घुटने टेकर बैठा होता है और उसे सारी बात बताता है। तो ये बात सुनते लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ओजंग जू मर गया? तो ये लीडर डीआईडी सेक्टर का सेक्टर लीडर होता है। तो सेक्टर लीडर जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में यहाँ पर उनका फर्स्ट जंग मास्टर इतना स्ट्रॉन्गर है? मैंने तो सुना था कि वो बिल्कुल बेकार और कचरा है। तो वो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल कचरा था, लेकिन अब पता नहीं जब वो वापस आया तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आया है। ओजंग जू तो उसके सामने 30 पंचेस भी नहीं लगा पाए, यानी कि 30 अटैक्स को भी उसके फेस नहीं कर पाया और बेचारा मारा गया। तब हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे ताकि हम लोग उसको यहाँ पर दबा सके, लेकिन उसके सामने हमारी बस होगी क्योंकि वो हमारे सामने ऐसे था जैसे कि एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हमारे सामने खड़ा हो। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, मुझे ये बताओ कि वो कौन से वेपन को यूज कर रहा था? सोल्जर उसे कहता है कि सर वो सिर्फ और सिर्फ फिस्ट को यूज कर रहे थे, अपने पंचेस के साथ उसने ओजंग जू को मार दिया जबकि ओजंग जू तलवार यूज कर रहे थे। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि कितनी बड़ी शर्म की बात है कि तलवारबाज एक बेयर हैंड वाले इंसान से हार गया, एक ऐसा इंसान जो कि पंचेस को यूज कर रहा था। तो ओजंग जू तो तलवारबाजों के नाम पर एक दब्बा है, जबकि इसी के साथ सोल्जर उसे कहता है कि सर यहाँ पर रिवेंज का क्या आप यहाँ पर उसके लिए बदला नहीं लेंगे? तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर बदले के बारे में कैसे बात कर सकते हो, जबकि तुमने खुद कहा कि वो एक ओपन ड्यूल थी जहाँ पर दोनों ने लाइफ एंड डेथ का मैच खेला और उसके बाद तुम्हारा बंदा
बेटा मारा गया, तुम्हारा कैप्टन मर चुका है और यहाँ पर हम लोग कोई थग्स नहीं है जो यहाँ पर उसके साथ जाकर बदला लेंगे। तो सोल्जर उसे कहता है लेकिन सर हम लोग यहाँ पर आपके साथ ही हैं, हमारे मास्टर ओयांग जू आपके दोस्त थे और आपको यहाँ पर उनके लिए इतना तो करना चाहिए, प्लीज यहाँ पर हमारी बात सुने कि आप उसकी ऑनर के लिए ये नहीं करेंगे। इतनी बात करता है किसी के साथ सेक्टर लीडर अपनी तलवार घुमाकर उसकी गर्दन काट देता और कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने यहाँ पर चलाने की, और वैसे भी तुम यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हो कि वो मेरा दोस्त था वो तो मर चुका है और उसके मरने के बाद अब यहाँ पर मैं किसके लिए बदला लूंगा। तो उसके साथ जो लड़की बैठी होती है उसके पर खून के छींटे पड़ते हैं और बेचारी चिल्लाना शुरू कर देती है और साथ ही हमारा सेक्टर लीडर जो होता है बाकी सभी से कहता है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा और मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और वो लड़की से कहता है कि मिस सुरैन प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हारे तो कपड़े गंदे हो गए, चलो यहाँ पर से चलते हैं और किसी और जगह के पर जाकर मजे करते हैं। फिर साथ ही सेक्टर लीडर जो होता है वहाँ पर से आगे बढ़ता और कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर ये कह रहे हो कि इस मर्चेंट ग्रुप के लोगों ने अब यहाँ पर हमें टैक्सेस देने से मना कर दिया है और उन्होंने ओयांग जू को भी मार दिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें खुद वहाँ पर जाना होगा, जाकर उनके पास अपने टैक्सेस लेने होंगे। तो उसका सोल्जर उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर खुद जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्हें अब यहाँ पर हमारे डीएटी सेक्टर का डर नहीं रहा, इसी वजह से हमें खुद वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो उसका एक कैरेक्टर उसे कहता है कि सेक्टर लीडर क्या तुम वाकई में उसे मार सकते हो। तो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन हम लोग कोई गैंगस्टर्स तो नहीं है जो जाकर जैसे चाहे किसी को मार डालेंगे, हम लोग यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, हम लोग यहाँ पर बिजनेस करेंगे, हमें यहाँ पर उनके पास टैक्सेस चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर किसी न किसी को तो जिंदा रहना पड़ेगा ताकि हमें टैक्सेस दे सके। एल्डर उसे कहते तो फिर क्या मुझे यहाँ पर ऐसे ही जाने देंगे। तो सेक्टर लीडर से कहता है नहीं हम लोग उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। और साथ ही वो तीनों यंग मास्टर्स होते हैं, जो तीनों में से दो यंग मास्टर्स होते हैं वहाँ पर पहुंच जाते हैं, वो दोनों यहाँ पर वाइन पीने के लिए आते हैं और जैसे वो लोग वहाँ पर से आगे की तरफ भाड़े होते हैं इसी के साथ ओयांग जू के पास से गुजरते हुए बातें कर रहा होता है और उनमें से यंग मास्टर सीमा जो होता है उसकी बातें सुन लेता है। सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे यहाँ पर उनके मर्चेंट ग्रुप का पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो ये बात सुनती सीमा वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप की बात क्यों कर रहा है। तो सेक्टर लीडर कहता है कि मैंने सुना है कि उस मर्चेंट ग्रुप का जो लीडर है वो काफी ज्यादा अमीर इंसान है, तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग उसके फर्स्ट यंग मास्टर उसके बेटे को किडनैप कर ले तो उसके बदले हमें यहाँ पर कितना पैसा देगा, या फिर हम यहाँ पर उसको मार डाले उसके बदले में फिरौती मांगे तो फिर हमें कितना पैसा मिल सकता है। तो सीमा उसकी बातें सुनने के बाद जल्दी से भागता वापस मर्चेंट ग्रुप में चला जाता और जाकर दरवाजे पर नॉक करता है। तो हमारा फर्स्ट यंग मास्टर फिश किंग बाहर निकलता और उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर फिर से भागते हुए क्यों आ गए हो, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है मैं इस बात को समझता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास यहाँ पर तुम मुझे सोने का टाइम भी नहीं दोगे और फिर से मेरे पास आ जाओगे। यंग मास्टर सीमा से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ क्योंकि लिटिल डीआईडी सेक्टर के लोग यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो कमीने लोग यहाँ पर तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप के खिलाफ कुछ ना कुछ करने वाले हैं और ओयांग जू का बदला लेने के लिए वो तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारा फिश किंग जो था उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि उसके अपने गार्ड कैप्टन ने भी यहाँ पर कहा था कि उनके बैकर में एक सेक्टर है जो कि लिटिल डीआईडी सेक्टर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लिटिल डीआईडी सेक्टर से भी निपटना पड़ेगा अगर अपने इस मर्चेंट ग्रुप को ज्यादा बेहतर बनाना है। तो उसी के साथ ही वो सीमा से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ पर होंगे। तो वो कहता है कि इस वक्त वो लोग अपने बेस के ऊपर होंगे। तो वो कहता है तो फिर जल्दी से अंदर आ जाओ। और वो यंग मास्टर सीमा को अपने साथ लेकर वहाँ पर गार्ड्स के कैबिन होते हैं उस तरफ ले जाता है, वहाँ पर जाकर गार्ड के कपड़े चोरी करता है और उसे पहना देता है और कहता है जल्दी से ये पहन लो। तो वो कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर गार्ड्स के कपड़े क्यों पहन रहे हैं गार्ड्स के क्वार्टर्स के अंदर आकर। तो वो उसे कहता है क्योंकि हम लोग वहाँ पर उनके वेयर हाउस में जाने वाले हैं, जहाँ उनके बेस के ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ पर लिटिल डीआईडी सेक्टर के लोग हैं और हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा ताकि हम लोग सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले यहाँ पर वापस आ सके क्योंकि मुझे आकर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये बात सुनते सीमा उसे कहता है कि दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि हम सिर्फ 2 लोग उनके बेस के अंदर जाकर घुसने वाले और तुम वहाँ पर जाकर करोगे क्या। तो हमारा यंग मास्टर यानी फिश किंग उसे कहता है कि वहाँ पर जाकर करूंगा क्या, जाकर लिटिल डीआईडी सेक्टर को फिनिश करूंगा, उसके सेक्टर लीडर को मार डालूंगा ताकि फ्यूचर में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड हमारा फिश किंग जो होता है वो अपने साथी जॉम से कहता है कि चलो फिर यहाँ पर से चलते हैं और धोनी वहाँ पर कपड़े पहन लेते हैं जो कि गार्ड्स के होते हैं। तो उसी के साथ ही उसका दोस्त जॉम से पूछता है कि लेकिन हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो उसे कहता है कि तुम मुझे बेस का रास्ता बताओगे जहाँ पर लिटिल डीआईडी सेक्टर के लोग रहते हैं और वहाँ पर जाकर मैं उनके ऊपर पहले अटैक करूंगा, इससे पहले कि वो हमारे पर अटैक करें। मेरे पास सिर्फ सुबह का वक्त है, मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना। तो उसी के साथ जॉम हैरान होकर उसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जाकर लिटिल डीआईडी सेक्टर के सभी लोग उसे अकेले फाइट कर पाओगे। वो पूरे का पूरा एक सेक्टर है, वो उनका बेस और हम लोग जाकर ऐसे मुंह उठाकर वहाँ पर नहीं घुस सकते, अपने साथ कम से कम कुछ सोल्जर्स को तो लो। तो हमारा फिश किंग अपने पास एक छोटा सा नाइफ निकालता है और उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर पहले भी अकेले बहुत सारे काम कर चुका और हम लोग यहाँ पर पहले जाकर अटैक करने वाले हैं तो उन दोनों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, हम लोग जाकर उनको पूरी तरह से ढेर कर देंगे और तुम्हारी सेफ्टी के लिए इस नाइफ को अपने पास रखो। इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से मुझे रास्ता बताओ और साथ ही उसे कहता है कि तुमने रास्ता नहीं बताया तो फिर तुम्हें पीटूंगा। तो इसी के साथ जो बेचारे को उसे रास्ता बताना पड़ता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट लिटिल डीआईडी सेक्टर बेस का दिखाया जाता है। ये दोनों वहाँ पर बाहर पहुंच जाते हैं। तो बाहर पहुंचने के बाद हमारा फिश किंग जो होता है अंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं क्योंकि ये उनका बेस होता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक बिल्डिंग को गार्ड कर रहे होते हैं और ये वो बिल्डिंग होती है जिसके अंदर लिटिल डीआईडी सेक्टर का पैट्रियार्च होने वाला है। तो हमारा फिश किंग कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो बिल्डिंग है, जबकि जियोम उसे कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ मरवाने वाले हो, हम लोग यहाँ तक तो पहुंच आए हैं लेकिन अब आगे क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह चुपचाप अंदर चले जाएंगे और जाकर उनके पैट्रियार्च को मारकर वापस आ जाएंगे। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया और मैं जिंदगी में कभी यहाँ पर इस तरह असैसिन्स की तरह अंदर नहीं घुसा बल्कि मैं डायरेक्ट दरवाजे से ही जाने वाला हूँ। तो उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया तो फिर मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आया। तो उसे कहता है तो और मैं क्या करता, मुझे यहाँ का ड्रेस नहीं पता था, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, अब यहाँ पर से वापस चले जाओ। फिर साथ ही उसे कहता है क्योंकि अंदर बहुत सारे गार्ड्स इसी वजह से अंदर मत आना वरना तुम यहाँ पर मुफ्त में मारे जाओगे। और इसी के साथ हमारा फिश किंग आगे बढ़ता है, दरवाजे के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, वो दरवाजे को किक मारकर ही तोड़ देता है और कहता है कि लो मैंने यहाँ पर दरवाजे को तोड़ दिया, यानी कि अब यहाँ पर सीधा अंदर ही जाना है और जाकर पैट्रियार्च
को खत्म करके वापस आना है। तो यहीं पर से हमारे फिश किंग की स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि फिश किंग जो था, फिश किंग बनने से पहले तक भी उसने यहाँ पर कभी किसी फाइट से मुंह नहीं मोड़ा था। हालांकि उसके बचपन के एज में जब वो ऑर्फन था, गलियों में घूमता फिरता था, उस वक्त भी कभी उसने यहाँ पर अपने टफ ओपोनेंट के सामने भी हार नहीं मानी थी। हमेशा फाइट के लिए आगे बढ़ा था और हमेशा अपनी फाइट को जीता भी था। और जहाँ पर भी उसने कभी अटैक करना होता वो डायरेक्टली वहां पर घुस जाता, कभी यहाँ पर उल्टे सीधे मेथड्स को यूज नहीं करता था। तो इसी के साथ ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। सभी डिसाइपल उसकी तरफ घूर घूर कर देखना शुरू कर देते और कहता है कि अब ये पागल कौन है जिसने आकर हमारा दरवाजा तोड़ दिया। तो हमारा डैन वूसोंग यानी फिश किंग जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर फाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसी तरह से फाइट करता हूँ। और जैसे ही वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, सभी डिसाइपल्स के बीच से वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और इसी के साथ ही वो एक डिसाइपल से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा सेक्टर लीडर कहाँ पर है, उसका रूम कौन सी डायरेक्शन में है। तो वो लड़का जो होता है उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम हो कौन जो इस तरह से हमारे सेक्टर के अंदर घुस आए और आकर हमारे सेक्टर लीडर के बारे में पूछ रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है वहां पर उसे गर्दन से पकड़ता और साथ उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार डालता और कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे सवाल पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि आगे से तुम मुझसे सवाल पूछो। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मानोगे। और जैसे ही वो उसे मारकर नीचे फेंकता है तो बाकी के सभी लोग बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग गालियां देते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कमीने कहीं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जब किसी के साथ उनका सेक्टर लीडर ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, वहां पर से उनसे कहता है ये क्या शोर मचा रखा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर से खड़े कहता है कि ये यंग मैन कौन है जो यहाँ पर इस तरह से अंदर घुस आया है। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर से कहता है कि मैं एक असैसिन हूँ जो यहाँ पर सेक्टर लीडर यानी डीएटी सेक्टर के सेक्टर लीडर को मारने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर इस सेक्टर के सेक्टर लीडर हो। तो सेक्टर लीडर से कहता है कि हाँ मैं ही यहाँ पर इस सेक्टर का सेक्टर लीडर। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर पहले कभी किसी असैसिन को इस तरह दरवाजा तोड़कर सरेआम अंदर आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि असैसिन्स जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं अपनी स्टाइल के अंदर यहाँ पर छुप कर काम करते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। और ऊपर से ये भी नहीं पता कि इसका टारगेट कौन है, तो ये वहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। उसी के साथ ही उसके हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथों के ऊपर काफी सारे जख्मों के निशान होते हैं। तो उसे याद आता है कि उस सोल्जर ने, वो यंग फैमिली के सोल्जर ने उसे बताया था कि उस लड़के ने यानी कि जो उनका फर्स्ट यंग मास्टर था मर्चेंट ग्रुप का, उसने सिर्फ और सिर्फ पंचेस मारकर ही यंग यू को मार डाला था। तो ये बात जानने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही है, ये मर्चेंट ग्रुप का फर्स्ट यंग मास्टर ली जिनियन है। तो ली जिनियन तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा किया इस जगह के ऊपर आकर, क्योंकि मैं भी वहीं पर जाकर तुम्हें किडनैप करके लाने वाला था ताकि तुम्हारे बाप के पास से पैसा ले सकूं। अब तुम यहाँ पर खुद ही आ गए तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे और उसके बाद तुम्हारे बाप से पैसा भी लेंगे। और साथ ही अपने साथियों से कहता है कि हमारे गेस्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर सर्व करो, यहाँ पर इसकी अच्छे से खिदमत करना, कोई भी यहाँ पर इसको छोड़ना मत, हम लोग इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं। और वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर अपने पास एक जाल फेंकते हैं ताकि ली जिनियन को वहाँ पर उस जाल के अंदर फंसा सके। लेकिन वहाँ फिश किंग जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए उस जाल के नीचे से निकल जाता है और कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, मैं पहले भी यहाँ पर मल्टीपल लोगों से फाइट कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ पर मल्टीपल लोगों से फाइट करने वाला हूँ। शायद मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम जब मैंने फाइट की थी उस वक्त डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोगों से मैंने फाइट की थी, वो सभी लोग भी यहाँ पर इसी तरह मेरे पर मल्टीपल अटैक कर रहे थे। तुम्हारा फिश किंग पीछे हटने के बाद उन्हीं के जाल को वहाँ पर एक कोने से पकड़ता है और उस जाल को पकड़ने के बाद एक रस्सी की तरह घुमाकर सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट करता है। साथ ही उस रस्सी उस जाल के अंदर अपनी एनर्जी को भी डाल देता है और जैसे वहाँ पर अपनी एनर्जी को डालता है तो वो एक तलवार की तरह वहाँ पर जिसकी बॉडी के साथ टकराता है उसकी बॉडी को वहाँ पर काट देता है, उनके टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। और इस बात से वो सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर बिना किसी वेपन के हमारे फेंके हुए जाल को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। वो तो ऐसे इस वेपन को घुमा रहा है जैसे कि उसके हाथ में एक हंटर हो। तुम्हारा फिश किंग जो था वहाँ पर फाइटिंग को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और काफी सारे डिसाइपल घबरा कर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हमने आज से पहले यहाँ पर किसी को इस तरह से फाइट करते हुए नहीं देखा, उसके हाथ में जो चीज आ रही है वो उसी को यहाँ पर वेपन बना रहा है। ये बंदा है कौन और ये कहाँ से आया है, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, हमारे बहुत सारे लोग पहले यहाँ पर मर चुके हैं। तो इसी के साथ ही फिश किंग जो होता है अभी वहाँ पर रेस्ट करने लगता है, किसी के साथ उसके ऊपर एक तीर चलता है जो कि उसके नकाब को यानी कि उसने जो वेल पहनी होती है उसको काटते हुए वहाँ पर उसके गाल को छूते हुए गुजर जाता है। तो हमारा यंग मास्टर उसकी तरफ देखता और कहता है कमीने कहीं के फाइनली तुम यहाँ पर अपने वेपन को यूज कर रहे हो। तो सेक्टर लीडर के पास वहाँ पर बो एरो होती है, एक छोटी बो एरो जिसके अंदर से उसने एरो को लोड करके फेंका था। तो सेक्टर लीडर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कीड़े के खिलाफ इस वेपन को यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसके अंदर जो एरोज लोड होते हैं वो स्टील के बने हुए हैं जिनको यहाँ पर काफी ज्यादा महंगे दामों में खरीदना पड़ता है। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर हमारे एक बहुत ही एक्सट्रीम गेस्ट और वैसे भी तुम्हारे बाप से हम लोग बहुत सारा पैसा लेने वाले हैं, तो फिर मैं इस एक्सपेंसिव वेपन को यूज करने को तैयार हूँ। और साथ ही अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से इसको पकड़ लो। और वहाँ पर नीचे जो लोग गिरे पड़े होते हैं उसके डिसाइपल्स वहाँ पर उसकी टांगों को पकड़ लेते हैं। तो इसी के साथ ही उसकी टांगों को पकड़कर वहाँ पर एक जगह के ऊपर बाइंड कर लेते हैं और साथ ही वो लड़के सोच रहे होते हैं कि हम लोग तो तीरों से यहाँ पर मरने वाले हैं। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है जो लोग ऊपर खड़े होते हैं उनसे कहता है कि सभी लोग बोयरोस के साथ उसके ऊपर अटैक करो, उसको छोड़ना मत। तो वहाँ पर ऊपर काफी सारे एल्डर्स और काफी सारे स्टूडेंट्स निकल आते हैं और सभी लोग वहाँ पर अपनी बोयरोस के साथ नीचे की तरफ शूट करना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे स्टील के एरोस जो होते हैं हमारे ली जिनियन की तरफ आगे बढ़े होते हैं। ली जिनियन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरी टांगे यहाँ पर बाइंडर में अपनी लाइट वेट टेक्निक को यूज करते हुए आगे भी नहीं बढ़ सकता, ना यहाँ पर इनको अवॉइड कर सकता हूँ। ये कमीना इंसान यहाँ पर अपने डिसाइपल्स की परवाह किए बिना मेरे पर तीरों से अटैक करवा रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके डिसाइपल्स में से काफी सारे अभी तक यहाँ पर जिंदा जख्मी हालत में ग्राउंड पर पड़े हैं, लेकिन अगर तीर उन्हें लगेंगे तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग सोच रहा था कि मैं कैसे यहाँ अपने अटैक से बचूंगा। तो साइड के ऊपर से उसका दोस्त जियोम जो होता है उसी छोटे नाइफ को उसकी तरफ फेंकता और कहता है ली जिनियन इस ब्लेड को पकड़ो, तुम इसे यूज कर सकते हो। तो ब्लेड जैसे उसके हाथ में आता है तो उस ब्लेड को पकड़ने के बाद सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो फिश किंग जब वहाँ पर स्ट्राइक लगाता है तो बहुत सारी पावर निकलती है और ये एक पावरफुल अटैक के साथ जितने भी तीर उसके ऊपर शूट होते हैं वो सारे के सारे तीरों को वहाँ पर काट देता है, सभी को ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद हमारा फिश किंग जो होता है वहीं पर से जियोम की तरफ थम्स अप करते हुए उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जबकि वो भी उसे कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे
काम आ सका। और अब यहाँ पर हमारी फाइट जो आगे बढ़ेगी, जब हमारा फिश किंग जो है कैसे यहाँ पर लिटिल रियलिटी सेक्टर के सेक्टर लीडर को मारने वाला है, तो किंग के हाथ में वहाँ पर वो छोटा डैगर लग जाता है और इसी के साथ ही वो उस डैगर को पकड़ता है, साथ ही घुमाकर उसे सामने जहाँ पर सेक्टर लीडर खड़ा था उसकी तरफ फेंकता है। तो बड़ी तेजी के साथ वो डैगर उड़ता हुआ उसकी गाल के पास से गुजरता, पीछे जाकर दीवार के अंदर दंस जाता है, उसकी गर्दन के ऊपर वहाँ पर एक कट लगता है। तो जब वो उसकी तरफ देख रहा होता है तो उसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं वैसे कोई तलवार यूज नहीं करता, यानी कोई वेपन यूज नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को मारने के लिए तो मेरी फिस्ट ही काफी है, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन करनी पड़ेगी और मुझे वेपन को यूज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही आल्डर चलाकर अपने साथियों से कहता है कमीनो तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े किसका वेट करो, जल्दी से उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट करो। उसने अपने हाथ से डैगर को फेंक दिया, वो यहाँ पर अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो वो सभी लोग जैसे ही वहाँ पर अटैक करने लगते हैं, इसी के साथ में फिश किंग कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम दोबारा मेरे पर अटैक कर पाओगे, अब तो तुम्हारे साथियों ने यहाँ पर मुझे पकड़ कर भी नहीं रखा हुआ। और बड़ी तेजी के साथ अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए सेक्टर लीडर के पास पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद से कहता है कि मैं हमेशा फिस्ट को यूज करता हूं, क्योंकि फिस्ट जो होती है यानी कि पंच जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और वहां पर जाने के बाद जैसे ही उसे पंच मारने लगता है, कमीना सेक्टर लीडर जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को सामने कर देता है ताकि वो यहाँ पर खुद बच सके। और उस गर्लफ्रेंड को देखने के बाद माली जिनियो यानी फिश किंग ने अपने पंच के अंदर पहले से पावर को रिलीज कर दिया हुआ था, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के कटने के बाद दिखाते हैं कि हमारे फिश किंग ने उस लड़की को बचा लिया होता है, वो उस लड़की को वहां पर हम पहुंचने से बचा लेता है और साथ ही सेक्टर लीडर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो हमारा फिश किंग उस लड़की से कहता है कि लड़की प्लीज यहाँ पर से पीछे हट जाओ, जबकि फिश किंग वहां पर सोच रहा था, सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहा था क्या ये कमीना है कौन और यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर क्यों रहा है। अगर ये वाकई में यहाँ पर उस मर्चेंट गिल्ड का यंग मास्टर तो फिर तो यहाँ पर इसे एक बिजनेसमैन होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जो कि पीछे जिसके पास यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस हो। तो हमारा फिश किंग जो होता है उसे कहता है कमीने कहीं कि आप यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहे हो, लगता है कि अब तुम यहाँ पर डर रहे हो, क्या तुम्हें पहले इस बात का डर नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, वो सारे का सारा पैसा ले लो, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें हर एक चीज दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ और साथ में अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो दोबारा कभी यहाँ पर तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप को मैं तंग भी नहीं करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ जिनियन जो होता है वहीं पर उसे किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, मैं एक मर्चेंट गिल्ड का मास्टर हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे तुम्हारा पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए और तुम यहाँ पर इंसान की जिंदगी को पैसे के साथ तोलना चाहते हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम किसी इंसान की जान की कीमत दे सकते हो। और साथ ही उसे कहता है कि अब तो यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है और तुम्हारे जैसे कमीने इंसान को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वहीं पर से वो उसके सर को पकड़ता है, फिर साथ ही वहाँ पर अपना हाथ जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो वहाँ पर खड़े सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारा यंग मास्टर जो होता है अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है और इसी के साथ डीआरडी सेक्टर लीडर वहीं पर मर जाता है। तो उसको मारने के बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं कि वो दोनों वहाँ पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं और वो लड़की भी उनके साथ ही होती है। तो रास्ते में आते हुए हमारा जियोम जो होता है उसे कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर से घर वापस चले जाओ, जबकि मेरे घर के रास्ते में जहाँ पर इसकी एस्कॉर्ट एजेंसी आती है, मैं इसकी एस्कॉर्ट एजेंसी या इसके ब्रोथल के ऊपर छोड़ दूंगा। तो उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं इस लड़की को तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ और उसे बाय बोलने के बाद वहाँ पर से चल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ जियोम के पीछे पीछे वो लड़की चल रही होती है। वहीं पर से चलते चलते उसे कहती है तुमने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ब्रदर सीमा जियोक हो, क्या तुम वही हो ना। तो वो कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। वो अपने वेल उतार कर उसे कहता है कि हमें वही हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, तुम हर बार हमारे स्वीट्स एंड हाउस में आते हो, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आकर पीते हो, लड़कियों के साथ एंजॉय करते हो, मैं कितनी बार तुम्हें सर्व कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें पहचानती क्यों नहीं होगी, मैं तुम्हारी आवाज को ही पहचानती हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए, और प्लीज अगली बार जब तुम यहाँ पर हमारे स्वीट्स एंड हाउस में आओगे तो तुम्हें यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी तरफ से तुम्हें स्पेशल वाइन मिलेगी। कि माँ जियोम उसे कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर मुझे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ना ही थैंक यू बोलने की, और वैसे भी यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो किया नहीं है और मैं तुम्हारे ब्रोथल में दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर बदलने वाला हूँ। तो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर उस यंग मास्टर की तरह चेंज होना चाहते हो, क्योंकि मुझे याद है कि कभी तुम चारू यहाँ पर आया करते थे और कभी वो बहुत सा कमजोर हुआ करता था। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बदल गया और मैं भी यहाँ पर उसकी तरह ही बदलना चाहता हूँ। अगर मेरा दोस्त यहाँ पर इतना ज्यादा बदल सकता है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं बदल सकता, मुझे भी उसी की तरह यहाँ पर बदलना है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट ब्रेकफास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों जुड़वा जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं, उनको उनके सामने काफी सारा खाना रखा जाता है और हमारा यंग मास्टर जो होता है वहीं पर उनके पास ही बैठा होता है, कहता है खाओ ना, तुम खा क्यों नहीं रहे। तो वो उसे कहता है कि हम लोग खाएंगे बॉस, हम लोग खाएंगे। फिर साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर खाना प्रॉपरली मिल रहा है ना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अगर दिन में जितनी बार खाना चाहिए होगा उतनी बार नौकरानियों को कह देना, वो तुम्हें खाना बना देंगे। तो वो उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम एक मर्चेंट ग्रुप से हो, लेकिन क्या तुम हमारे खाने को अफोर्ड कर पाओगे, हम दिन में 7 बार खाना खाते हैं। तो वो उनसे कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग 7 बार भी खाना खा सकते हो, बस यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, जब कभी तुमसे काम होगा तुमसे काम करवाया जाएगा। तो एक जुड़वा उनसे कहता है कि कल रात को तुम जब वापस आते तुम्हारी गाल के ऊपर चोट लगी हुई थी, तुम जख्मी थे, तो क्या तुम ठीक हो। तो वो उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि वहाँ पर मेरे पर अटैक हुआ था, वो काफी ज्यादा सडन था, मैं यहाँ पर उस अटैक को फेस करने वाला था, यानी कि मैं उसको बड़ी मुश्किल के साथ अवॉइड कर पाया। अगर दोबारा कभी मैं इस तरह की सिचुएशन में फंस जाता हूँ जहाँ पर मेरी टांगों को बाइंड कर लिया जाए, मेरे सामने कैसा दुश्मन हो जो कि तेज और पावरफुल अटैक्स को यूज कर रहा हो, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना है ताकि मेरी स्पीड बढ़ सके। अगर मेरी स्पीड कम होगी तो फिर मैं यहाँ पर अपने पंचीज के साथ किसी को भी नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सेक्टर का छोटा सेक्टर लीडर था, कल को मेरा सामने यहाँ पर उन्हें डिमोनिक कमीने लोगों के साथ होने वाला है, जिन लोगों ने पिछली लाइफ में मुझे मार डाला था जब मैं अपनी पीक पर था। तो उसी के साथ दरवाजा खुलता है, वहाँ पर से एक लड़का आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर आपके लिए यहाँ पर कुछ आया है, आपके लिए यहाँ पर 2 चीजें आई हैं, ये दोनों चीजें आपको कल डिलीवरी में मिली
थी तो वो उसे कहता है ये क्या है, तो वहाँ पर दोनों चीजें रैप अप होती है। तो हमारा जंग मास्टर जो होता है उनमें से एक ओपन करता है, उसके अंदर बॉक्स होता है, तो वो बॉक्स के अंदर जो चीजें होती है वो गुआंग की तरफ से होती है। तो उसे कहता है कि जिनियन प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा भी एक मर्चेंट गिल्ड है और तुम्हारे डैड ने मेरे डैड से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी हम लोग अपने पास से स्पेशल चीजें तुम्हारे पास भिजवाएं, अगर तुम्हारे पास कोई खास जड़ी बूटी है तो मैंने अपनी तरफ से तुम्हें यहाँ पर स्पेशल जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। इसके अंदर बहुत ही खास किस्म की जिनसेंग है और ये जिनसेंग जो है इसको तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसको तब तुम खाओगे तो इसको खाने के बाद तुम्हारी एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। तो उसके अंदर 5 जिनसेंग्स होती हैं या फिर इसे फ्लीस फ्लावर कहते हैं। तो वो से कहता है कि ये तो तकरीबन 500 सेंचुरी 500 साल पुरानी जिनसेंग होगी और इसको खाने के बाद काफी सारी एनर्जी मिल सकती है। मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी जो व्हाइट लाइटनिंग टेक्निक है उसके 10 लेवल्स हैं और मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ चौथे लेवल पर, अगर मैं इनको खा लेता हूँ तो इनको खाने के बाद मैं यहाँ पर 5वें लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। साथ ही वो कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास यहाँ पर गुआंग जैसे और जियोम जैसे काफी अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पर मेरे लिए इतना खास तोहफा भिजवाया। फिर साथ ही वो दूसरे बॉक्स की तरफ देखता है तो वो बॉक्स जो होता है वो भी यहाँ पर एक मास्टर की तरफ से होता है, तो उसे यहाँ पर एक दूसरे मर्चेंट ग्रुप की तरफ से होता है, यानी एक मर्चेंट ग्रुप के लीडर ने उसके लिए यहाँ पर भिजवाया होता है, जो कि असल में उसके डैड की रिक्वेस्ट के ऊपर आया होता है। तो उसके डैड और उस दोनों का आपस में काफी अच्छा रिलेशनशिप था, इसी वजह से वो मास्टर कहता है कि तुम्हारे डैड का मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये बहुत ही खास चीज तुम्हारे लिए भिजवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बेटे को इसकी जरूरत है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी मर्चेंट ग्रुप को दोबारा से वैसा ही कर लो जैसा पहले कभी महान हुआ करता था। तो जैसे हमारा फिश किंग जो होता है इस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर लिक्विड पड़ा होता है, तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एजुराइट एसेंस है। एजुराइट एसेंस जो होता है ये बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, इतनी कमाल की चीज है कि मार्शल आर्टिस्ट इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि इसका एक ड्रॉप कहीं पर बिक रहा है तो वो यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने घर बेच देते हैं इस चीज का एक ड्रॉप खरीदने के लिए इस एसेंस का, और मेरे पास यहाँ पर इस बॉटल के अंदर काफी सारे ड्रॉप्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर सारे ड्रॉप्स को पी जाता हूँ तो उसके बाद मेरी बॉडी वाकई में यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकती है, और सकता है कि मैं अपनी व्हाइट लाइटनिंग गार्ड को 5वें लेवल्स के 6वें और 7वें लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकूं। तो फिश किंग के हाथ में वहां पर कुछ पुरानी जिनसिंग और साथ में एक खास किस्म का लिक्विड लगता है, तो वो उस जिनसिंग में से 2 पीस जो होते हैं उन दोनों जुड़वा को देता है और कहता है कि ये लो, ये जड़ी बूटी तुम्हारे लिए जो बहुत ज्यादा कीमती है और तुम लोग यहाँ पर इसको बाद में यूज कर सकते हो। तो वो लोग कहते हैं लेकिन ये है क्या चीज और इसको खाने से क्या होगा, तो वो उसे कहता है कि ये खास किस्म की जड़ी बूटी है, इसको जब खाओगे तुम्हारी एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने वाली है। तो एक जुड़वा उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि वाकई में ये बहुत ज्यादा कीमती है, और साथ ही वो जाकर दरवाजा खोलता है एक रूम का और उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं जिनके अंदर इसी तरह की बहुत सारी वैल्यूएबल जड़ी बूटियां हैं। तो वो उसे कहता है कि बॉस यहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, आपके डैड इस तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आए और आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खास है। तो हमारा फिश किंग उनसे कहता है कि वाकई में मेरे डैड ने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां मंगवा ली हैं, इतनी सारी जड़ी बूटियों के साथ तो मैं यहाँ पर एक ही दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। फिर साथ ही वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इसको अपने पास रखो, पहले मैं यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करता हूँ, तुम लोग यहाँ पर पहरा दो, कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। 2 घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि वो अंदर बैठा हूँ जड़ी बूटियों को खा चुका होता है और उनको खाने के बाद वहां पर बैठकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो उन्हें खाकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था तो सारी की सारी एनर्जी उसकी कोर के अंदर जा रही होती है, उसकी कोर को यहाँ पर ज्यादा एनर्जी गैदर करने के लिए उसे एक्सपैंड करना होगा। तो वो सारी एनर्जी उसकी कोर के अंदर जाती है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ अपनी जो व्हाइट थंडर लाइटनिंग टेक्निक है उसको यहाँ पर 5वें लेवल तक मास्टर कर सकता हूँ, उसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, और मेरी बॉडी इस वक्त यहाँ पर हीट अप हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी कोर के अंदर एनर्जी गैदर हो रही है बहुत ही जल्दी, जहाँ पर मेरी कोर जो है वो पहले से ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी और उसके बाद मैं ज्यादा एनर्जी को गैदर कर पाऊंगा। फिर साथ ही वहां पर एक झटका लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये बर्निंग पेन जो है मेरी बॉडी के अंदर से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब जो है कि ब्रेक थ्रू होने वाला है। और साथ ही वो कहता है कि अगर ये एनर्जी जो मेरी बॉडी के अंदर जहां पर मुझे पेन दे रही है तो मुझे इसे सप्रेस करना होगा, और वो सारी की सारी एनर्जी को सप्रेस करता है। जैसे वो उसको सप्रेस करता है उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी की फ्लो निकलता है और उसी एनर्जी फ्लो के साथ उसकी कोर जो होती है वहां पर एक्सपैंड हो जाती है और उसके अंदर से यहाँ पर काफी सारी लाइटनिंग एनर्जी निकल रही होती है। तो मैं फिश किंग कहता तो फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और इस वक्त मैं अपनी लाइटनिंग फेज के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूं, और वो अपनी उंगली के अंदर से लाइटनिंग को निकालता और कहता है कि बहुत ही अच्छे, अब यहाँ पर मैं 5th लेवल की लाइटनिंग को भी यूज कर पाऊंगा। और साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी स्मेल आ रही होती है क्योंकि उसने यहाँ पर अभी भी प्योरिफिकेशन मेथड को यूज किया जिसकी वजह से इंप्योरिटीज उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकली हैं। तो वो कहता है कि लगता है कि इस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी वाइन पी है, इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी वाइन जो है वो इंप्योरिटी बनकर बाहर निकली है। साथ ही जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ली जिनियन को बाय बोलने का वक्त आ चुका है, और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस वाटर को भी पी लेता हूँ क्योंकि अब उस एसेंस को पीने के बाद यहाँ पर वो फाइनल एक और ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर इसको ऐसा ही है कि हम लोग यहाँ पर एक कच्ची मिट्टी के साथ एक घड़ा बनाए और उस कच्ची मिट्टी के घड़े को हम लोग फौरन जाकर आग में रख दें। तो अगर उसे आग के अंदर रख दिया जाए, अगर उसे ठीक तरीके से पकाया जाए, यानी कि अगर वो मिट्टी का घड़ा आग को बर्दाश्त कर लेगा तो वो पक्का घड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाएगा तो वहीं पर टूट जाएगा। अभी भी मैंने यहाँ पर अपने आप को लेवल अप करवाया और अगर मैं यहाँ पर इस एसेंस को पी लेता हूँ और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता वो सारी एनर्जी जो मेरी बॉडी के अंदर आएगी इस एसेंस को पीने के बाद, अगर मैं उसे अपनी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर पाता तो मेरी बॉडी शैटर हो जाएगी और मेरी मेडियंस ब्लॉक हो जाएंगी और मैं क्रिपल हो सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर रिस्क लेना है
है, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके स्ट्रॉन्गर बनना है, क्योंकि वक्त नहीं है और कभी भी यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग मेरे पर दोबारा अटैक करने के लिए आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही जैसे वहां पर उसको पीता है तो पीने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि मैं इसे यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी के साथ सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो हमारा फिस्ट किंग कहता है कि लगता है कि मुझे इसे यहाँ पर सप्रेस करने के लिए इसे फाइट करना पड़ेगी, और वो काफी एक्साइटेड होकर वहां पर उस डिमोनिक एनर्जी को बीट करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट सीन 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 7 दिन से वो रूम के अंदर बंद होता है, वहीं पर बैठा बैठा उस कल्टीवेशन एनर्जी को यानी उस डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। सेकंड ब्रदर वहां पर आता है और कहता है कि पिछले 7 दिन से वो यहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा है। 7 दिन से उसने ना कुछ खाया ना पिया और ना ही शायद वो सोया होगा। और इसी के साथ ही जब वो दरवाजे पर आता है तो दोनों जुड़वाओं से कहता है कि सेकंड चीफ आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? तो वो कहता है कि मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या वो बाहर निकला? तो वो कहता है नहीं। वो दोनों से बताते हैं कि नहीं, फर्स्ट यंग मास्टर अभी भी वहां पर बैठ के कल्टीवेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कोई डिस्टर्ब ना करे, इसी वजह से हम किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे। तो सेकंड ब्रदर उनसे कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बस देखने के लिए आया था, मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वो तीनों ही बड़ी तेजी के साथ भागते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ? तो उन्हें सामने वहां पर ली जिन योन दिखाई देता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और साथ ही उसकी आंखों के अंदर से भी ठंडर निकल रही होती है। और वहां पर साइड के ऊपर दिखाता है कि उसने सारी की सारी जड़ी बूटियां खा ली होती हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि ये इसे क्या हो गया है, तुम लोगों ने जहां पर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसके साथ क्या हो गया? साथ उन्हें अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि पिछले 7 दिन से उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी इंप्योरिटीज बाहर निकल रही होती है, जिसकी वजह से वो गंदी स्मेल आ रही है। तो सेकंड ब्रदर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ब्रदर की डेविएशन में चला गया और वो क्रिपल हो गया? वो तीनों ही भागते हुए उसके पास जाते हैं और जाकर उसे उठाते हैं और कहता है कि हे ब्रदर जल्दी से उठ जाओ। जुड़वाओं से कह रहा होता है कि बॉस जल्दी से उठ जाओ। वो उसे पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो उठता है, लंबे लंबे सांस ले रहा था और उनकी तरफ घूर घूर का देख रहा था और इसी के साथ ही उसे अपनी बॉडी के अंदर से ठंडा निकलती हुई महसूस होती है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे ठंड चाहिए, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और इसी के साथ ही वो उठकर वहां पर से बाहर चला जाता है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कहां पर जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, किसी को मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट ब्रदर यानी फिस्ट किंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता वहां पर से चला जाता है। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि आज तो बाहर वैसे भी काफी ज्यादा ठंड है, फिर इसे गर्मी कैसे लग रही थी? हमारा फिस्ट किंग जो होता है वहां पर उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी कंटेन होती है, उसने काफी सारी एनर्जी को सप्रेस कर लिया, लेकिन जितनी भी एक्सेस एनर्जी होती है वो सारी की सारी एक धमाके के साथ उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली है। इसी वजह से वो भागता हुआ वहां पर से दूर जाना चाहता है ताकि वो लोगों से दूर जा सके और वहां पर जाकर उस एनर्जी को रिलीज कर सके। तो वहां पर से काफी दूर जाने के बाद वो एक जगह के ऊपर लैंडिंग मारता और कहता है अगर मैं उस जगह के ऊपर अपनी एनर्जी को इस तरह से रिलीज करता तो एक धमाका हो सकता था और आसपास का काफी बड़ा एरिया जो है वो उड़ जाता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तो माउंटेन्स के अंदर जाने के बाद वो एक जगह के ऊपर रुकता है और कहता है कि फाइनली अब मुझे लगता है कि मैं इस बाकी की बची हुई एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, अगर इसे सप्रेस नहीं कर सकता तो इसे बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ ही वहीं पर से वो एक जबरदस्त चीख मारता है और आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता है और उस ठंडर पावर को बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो ठंडर पावर को बाहर निकालता है तो वो ठंडा नीचे ग्राउंड से ऊपर आसमान की तरफ जाती है और आसमान के ऊपर बादल इकट्ठे होते हैं, जबकि वहां पर साइड के ऊपर गांव वाले लोग जो होते हैं वो ये देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं आसमान के ऊपर से बिजली गिरती हुई तो देखी थी, आज पहली बार जहां पर ग्राउंड से आसमान की तरफ बिजली गिरते हुए देख रहे हैं। कि इस फिनोमिनल की वजह से आसमान के ऊपर बादल इकट्ठे होते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। तुम्हारा यंग मास्टर जो होता है उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम्हारा यंग मास्टर यानी फिस्ट किंग जो होता है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, 6ठे लेवल पर नहीं, 7वें लेवल पर नहीं, बल्कि 8वें लेवल पर मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर 3 और ब्रेक थ्रू कर लिया। इस वक्त मैं अपनी व्हाइट लाइटनिंग पाम टेक्निक में 8वें लेवल पर पहुंच चुका हूँ। तो बारिश अभी भी हो रही होती है और उसे वहां पर से पैदल चलकर वापस आना पड़ता है और उसके कपड़े फट चुके होते हैं और साथ ही उसके कपड़े गंदे भी होते हैं। तो वहां पर गली में चलता हुआ आ रहा था तो सभी लड़कियां और सभी लोग जो होते हैं उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये आधा नंगड़ पुंगड़ बंदा यहाँ पर कहाँ से आगे की तरफ चलता जा रहा है, ये है कौन, क्या ये कोई भिखारी है? क्योंकि इन कपड़ों में कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। और इसी के साथ ही माँ जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि पहले जाकर मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने चाहिए। तो फिश किंग जो होता है वो कपड़ों की शॉप में जाता है, उसे वहां पर एक बहुत ही कमाल के कपड़े दिए जाते हैं। जब वो वहां पर उससे पूछता है कि बताओ कितने पैसे हुए, तो शॉपकीपर उसे कहता है नहीं सर, हम लोग आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं लोगे? तो वो उसे कहता है कि सर आपके यहाँ पर आने के बाद, मार्शल आर्ट सीख लेने के बाद जब आपने ओजेंग जू को मार डाला तो अब यहाँ पर हमारे पास टैक्स लेने के लिए कोई भी नहीं आता, हमें यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। अब जबकि आपने यहाँ पर यू क्लैन के लोगों को भी निकाल दिया तो उसके बाद
गलियां भी काफी ज्यादा सेफ हैं, कोई भी किसी से टैक्स मांगने नहीं आता। और देखो मैं आज तो अपने बच्चों को भी दुकान पर लेकर आया हूँ, यानी आज से पहले मैं कभी डर के मारे अपने बच्चों को दुकान पर लेकर नहीं आता था। ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, तो फिर मैं आपसे यहाँ पर पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। साथ ही उसके बच्चे उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है, तो मर्चेंट उसे कहता है कि ये अम्ब्रेला मेरे बच्चों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, बाहर बारिश हो रही है, आपके कपड़े नहीं गीले होने चाहिए। तो हमारा फिश किंग कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम लोग यहाँ पर इतना कह रहे हो तो मैं तुम लोगों से ये गिफ्ट ले लेता हूँ। तो हमारे फिश किंग के लिए ये सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा रफ गुजरी थी, लेकिन अब यहाँ पर सभी लोग उससे प्यार करते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक नया दुश्मन आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में उस नए दुश्मन को देखेंगे कि वो कौन है।